हे गाइस, हाउ आर यू ऑल। मेरा नाम है रमनदीप सिंह एंड गाइस आज हम कर रहे हैं अपना कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का नेक्स्ट लेक्चर। और आज के लेक्चर के अंदर हम लोगों ने बात करना है हु मस्ट परफॉर्म द कॉन्ट्रैक्ट, कि कॉन्ट्रैक्ट कौन परफॉर्म करेगा और किसको ही करना चाहिए। पहली बात या ऐसे कह लो किसको करना पड़ेगा ही पड़ेगा। और पहला आता है पॉइंट, प्रोमिसर हिमसेल्फ। अब मैं पहले ये समझा दूं, लॉ कहता है प्रोमिसर कौन। अब आपको पता है जो वादा कर रहा है। लॉ कहता है जिस बंदे ने वादा करा है कॉन्ट्रैक्ट वही परफॉर्म करेगा। अगर वो बंदा अपना कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म नहीं करता तो आप उसको फोर्स नहीं कर सकते। डिपेंड करेगा, दो केस में फोर्स नहीं कर सकते, उसके बाद कर सकते। मैं तुम्हें बताऊंगा कब कर सकते हो कब नहीं कर सकते। लॉ कहता है अगर कोई पहले वो केस की बात कर लेते हैं, तभी ज्यादा बेटर अंडरस्टैंडिंग समझ आएगी। लॉ कहता है अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट पर्सनल स्किल पे बेस्ड है, किस पे है? पर्सनल स्किल पे बेस्ड है, या कोई कॉन्ट्रैक्ट पर्सनल कॉन्फिडेंस पे बेस्ड है। दो बातें हो गई। लॉ कहता है कोई कॉन्ट्रैक्ट पर्सनल स्किल पे बेस्ड है या कोई कॉन्ट्रैक्ट पर्सनल कॉन्फिडेंस पे बेस्ड है। ये दो तरीके के कॉन्ट्रैक्ट जिस बंदे ने करने के लिए वादा करा है पूरा कि मैं ये काम करूंगा, वही करेगा। आप उसके अलावा किसी और को नहीं बोल सकते, उसके अलावा किसी और को नहीं बोल सकते। और अगर वो बंदा मर गया तो आप उसके बेटे को फोर्स नहीं कर सकते करने के लिए। जैसे एग्जांपल लेके बात करता हूं, मैं सिंगर हूं। अच्छा, अब ये मेरी स्किल है, सिंगिंग एक स्किल है। मैं एक सिंगर हूं, मैंने कॉन्ट्रैक्ट करा सामने वाले से कि मैं आपके थिएटर में गाना गाऊंगा। मैं प्रोमिसर हो गया, सामने वाला प्रोमिस ही हो गया। सपोज 1 महीने बाद मेरी डेथ हो गई, तो क्या जो थिएटर का ऑनर है, और भले ही मैंने उससे पैसे लेके गया हूं, भले मैं उस थिएटर के ऑनर से पैसे लेकर आ गया हूं एडवांस, और 1 महीने बाद मेरी डेथ हो गई, तो क्या वो थिएटर का ऑनर मेरे बेटे को फोर्स कर सकता है कि तेरे बाप ने गाना था तू गा? ऐसा हो सकता है? नहीं। लॉ कहता है जिस बंदे की जो स्किल थी वो वही पूरा करेगा, कोई और पूरा नहीं करेगा। इसको हम एक लैटिन वर्ड उसको हम बोलते हैं पर्सनल। एक लाइन लिखी होगी तुम्हें दिख रहेगी यहाँ पे, कहां पे है कहां पे है कहां पे, ये रहा। एक नीचे लाइन दिख रही होगी, द रूल ऑफ लॉ इज एक्शन पर्सनलाइज मॉरिचर कम पर्सनल। इसका मतलब कहता है पर्सनल एक्शन डाइज विद द पर्सन। कहता है एक रूल है जो ये कहता है पर्सनल एक्शन डाइज विद द पर्सन। एक बंदे की जो स्किल है, एक बंदे का जो टैलेंट है, अगर वो बंदा मर गया तो उसका हम मान लेंगे टैलेंट भी खत्म हो गया उसी के साथ। ऑब्वियस सी बात है, उसी के साथ खत्म हो गया। आप उसके बेटे को फोर्स नहीं कर सकते। किन केस में? दो जगहों पे। उसके फैमिली मेंबर को फोर्स नहीं कर सकते। कब? एक, अगर उस बंदे ने कोई स्किल और उसका टैलेंट था, उसके बेस पे वो कॉन्ट्रैक्ट करके आया, तो वो वही पूरा करेगा अगर वो जिंदा है। और अब इसमें भी एक चीज है, अगर वो जिंदा है और वो परफॉर्म करने को मना कर रहा है तो कोर्ट कहता है आप उसे फोर्स नहीं कर सकते। आप अपने पैसे वापस ले सकते हो, अगर उसने एडवांस पैसे लिए हैं आप उससे अपने पैसे वापस मांग सकते हो, उससे डैमेजेस क्लेम कर सकते हो। लेकिन अगर वो नहीं गाना चाह रहा, या वो पेंटर है वो नहीं पेंट करना चाह रहा, या अगर वो मिस्त्री है और सीमेंट का काम करता है, मतलब पूरा घर बनाता है, बिल्डिंग बनाता है, या आर्किटेक्ट है या कोई है, अगर वो आपका काम नहीं करना चाह रहा तो आप उसको फोर्स नहीं कर सकते। फोर्स नहीं कर सकते। वो नहीं करना चाह रहा, हाँ आपसे वो पैसे एडवांस लेके आ गया है, आप उसके ऊपर एक्शन लेकर अपने पैसे वापस मांग सकते हो, आप उससे डैमेजेस क्लेम कर सकते हो। लेकिन अगर वो बंदा काम करने को मना कर रहा था, आप उसको फोर्स नहीं कर सकते। कब? देखो, द कॉन्ट्रैक्ट विच इन्वॉल्व द एक्सरसाइज ऑफ पर्सनल स्किल ऑफ प्रोमिसर, एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जिसमें बंदे की पर्सनल स्किल जुड़ी हुई, एग्जांपल पेंटर, सिंगर। और द कॉन्ट्रैक्ट विच आर बेस्ड ऑन पर्सनल कॉन्फिडेंस। मैंने दो तरह की कॉन्ट्रैक्ट की बात करी थी। एक तो वो जो स्किल पे बेस्ड है, एग्जांपल पेंटर, सिंगर। एक वो वाले कॉन्ट्रैक्ट जो पर्सनल कॉन्फिडेंस पे बेस्ड है, एग्जांपल कॉन्ट्रैक्ट टू मैरिज। अच्छा एक बात बताओ, मेरा कॉन्ट्रैक्ट हुआ था शादी, एक कॉन्ट्रैक्ट तो मैंने बता ही दिया था। सपोज मेरा जिस लड़की से रिश्ता पक्का हुआ था, शादी होने से 2 महीने पहले उस लड़की का एक्सीडेंट हो गया और उसकी डेथ हो गई। अब वो लड़की ने मेरे से वादा करा था कि मैं शादी करूंगी, और अब वो शादी नहीं कर रही, तो क्या अब तो शादी कर ही नहीं सकती ना, तो बची ही नहीं तो कैसे करेगी? तो क्या मैं उसके घर वालों को बोल सकता हूं कि आपकी बेटी प्रॉमिसर थी, उसने प्रॉमिस करा था शादी करने का, अगर वो नहीं कर रही तो आप अपनी दूसरी वाली बेटी से कराओ। मान लो अंकल आंटी की 2 बेटियां हैं, तो एक पहली वाली की डेथ हो गई तो दूसरी वाली से करवाओ, आपको वादा पूरा करना पड़ेगा। नहीं। या केस टू, सपोज वो मरी नहीं है, वो जिंदा भी है और वो शादी नहीं करना चाह रही, वो कहती नहीं मैं करना नहीं चाहती, मैंने उस टाइम मेरे घर वालों ने फोर्स करके रिश्ता करा दिया, मैं तो आप में इंटरेस्टेड ही नहीं हूं, मेरा कहीं और रिलेशन चल रहा है, मेरा कहीं और अफेयर है। अब अगर ऐसा बोलती है तो क्या कोर्ट फोर्स कर सकता है उस लड़की को, नहीं आप इससे शादी करो क्योंकि आपके माँ बाप ने इससे रिश्ता करवाया? नहीं। अच्छा, उसमें एक बहुत बड़ा रीजन है। क्या? उसमें 2 घर तबाह हो जाएंगे। कौन से? देखो, पहली बात, वो लड़की जिससे प्यार करती होगी, पिक्चर वाली बात बता रहा हूं तुम्हारे को, एक तो उसका घर तबाह होगा, वो बेचारा कहेगा मैं तो लुट गया, वो किसी और के साथ चली गई। और वो लड़की जिसके घर गई है, क्योंकि वो उससे तो प्यार करती है, वो उसको खुश तो रखेगी नहीं, घर में रोज कलेश ही करेगी, तो ये भी दुखी वो भी दुखी।
तो और ऊपर से खुद भी हो सकता है लड़की फ्रस्ट्रेट होकर कहीं कूद वूद जाए, सुसाइड कर ले, कुछ कर ले। तो इसलिए लॉ कहता है कि वो कॉन्ट्रैक्ट जो पर्सनल स्किल पे बेस्ड है या वो कॉन्ट्रैक्ट जो पर्सनल कॉन्फिडेंस पे बेस्ड है मस्ट बी परफॉर्म बाय द प्रोमिसर हिमसेल्फ। जिसने वादा करा वही परफॉर्म करेगा और कोई परफॉर्म नहीं करेगा। ये बात समझ आती है? उसके अलावा और कोई परफॉर्म नहीं करेगा स्किल वाले। अच्छा, इसके अलावा एनी अदर कोई कॉन्ट्रैक्ट हो, अगर इन दो के अलावा कोई एनी अदर कॉन्ट्रैक्ट हो वो परफॉर्म किया जा सकता है। एग्जांपल लेके बात करूं, मेरे फादर बिल्डर हैं मान लो, और वो बिल्डर दो तरीके के बिल्डर हैं, मतलब मान लो एक तो मकान बनाते हैं। अच्छा, मकान बनवाना कैसे बनवाना कैसे नहीं बनवाना आर्किटेक्ट के मिलकर वो तो एक चलो स्किल है, लेकिन उसके अलावा मेरा मान लो मेरे पापा प्लॉट की सेल परचेज का काम करते हैं, मतलब प्लॉट खरीदा इधर से खरीदा किसी और को बेच दिया, इधर से खरीदा किसी और को बेच दिया। अच्छा, प्लॉट खरीदना बेचने में कोई स्किल नहीं है, बना बनाया प्लॉट, एक जमीन पड़ी है खाली हमारे पास है, कल को हम किसी और को बेच दें, इसमें कोई स्किल नहीं है। मान लो मैंने मेरे फादर ने कॉन्ट्रैक्ट करा, या मान लो कोई पर्सन एक्स उसने कॉन्ट्रैक्ट करा, वो बिल्डर है, मान लो कोई पर्सन एक्स वो बिल्डर है, उसने कॉन्ट्रैक्ट करा कि वो अपनी लैंड सेल करेगा, वो अपनी लैंड सेल करेगा, और उसने एडवांस पैसे ले लिए, और उस बंदे की हो गई डेथ। क्या उसके बेटे से लैंड रिकवर की जा सकती है? यस। मतलब यहां पे उसका बेटा कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म कर सकता है, जो कॉन्ट्रैक्ट बाप ने पूरा करना था बेटा पूरा कर सकते। क्यों? क्योंकि लैंड ट्रांसफर करने में कोई स्किल नहीं है, लैंड ट्रांसफर करने में कोई स्किल नहीं है, कोई टैलेंट थोड़ी लगना है। लैंड पापा की थी, बेटे को पता है पापा की है, पापा एडवांस लेके आए हुए हैं, पापा ने पैसे लिए हुए हैं, बेटा उस लैंड को ट्रांसफर करेगा क्योंकि पापा की ड्यूटी थी, वो वहां वो करेगा। तो ले देखिए सिर्फ दो केस में नहीं आप किसी और प्रोमिसर के अलावा किसी और को फोर्स नहीं कर सकते। एक वो वाले कॉन्ट्रैक्ट जो पर्सनल स्किल पे बेस्ड है, वो वाले कॉन्ट्रैक्ट जो पर्सनल कॉन्फिडेंस पे बेस्ड है। इनके अलावा बचे कुछ कॉन्ट्रैक्ट एनी अदर कॉन्ट्रैक्ट जो है आप उसके लिए अदर पार्टी उनके फैमिली मेंबर वगैरह को फोर्स कर सकते हो। जैसे एग्जांपल, मैंने किसी के 10 लाख रुपए देने थे, मैं नहीं दे रहा तो मेरा बेटा देगा। तुम्हें याद होगा मैंने बताई थी कि बाप की लाइबिलिटी बेटा चुकाता है, वो अभी आएगा, वो पॉइंट नीचे भी आएगा, मैं ऑलरेडी बता भी चुका हूं कितनी चुकाता है भी उसके ऊपर बात करूंगा। तो ले देखिए अभी पहला पॉइंट क्लियर हो गया, वो कॉन्ट्रैक्ट जो पर्सनल स्किल पे बेस्ड है, वो कॉन्ट्रैक्ट जो पर्सनल कॉन्फिडेंस पे बेस्ड है, वो खाली प्रोमिसर हिमसेल्फ खुद ही करेगा, इसके अलावा और कोई नहीं करेगा। नेक्स्ट, एजेंट, ये तुम्हें पता ही है, कॉन्ट्रैक्ट कैन बी परफॉर्म बाय एजेंट। जो कॉन्ट्रैक्ट एजेंट ने प्रिंसिपल ने करने थे लोगों के साथ, प्रिंसिपल के बिहाफ पे वो कॉन्ट्रैक्ट एजेंट कर सकता है लोगों के साथ, क्योंकि प्रिंसिपल अगर नहीं जा पा रहा हर जगह जगह तो प्रिंसिपल की जगह पे कॉन्ट्रैक्ट को कौन परफॉर्म कर सकता है? एजेंट परफॉर्म कर सकता है। नेक्स्ट आता है लीगल रिप्रेजेंटेटिव। ये अब यहां से एक पिक्चर निकल के आएगी। देखो एक पॉइंट, देखो ये जो पहला पैराग्राफ है ना, ये पहला पैराग्राफ तो फर्स्ट पॉइंट से लिंक है। पहला वाला पैराग्राफ जो ये वाला पैराग्राफ जो है ये फर्स्ट वाले पॉइंट से लिंक है। मतलब पहले पैराग्राफ में यही लिखा हुआ है कि जो कॉन्ट्रैक्ट पर्सनल स्किल पे बेस्ड है या पर्सनल कॉन्फिडेंस पे बेस्ड है, वो खाली वो बंदा जिसने करा था वही करेगा, उसके अलावा कोई नहीं करेगा। और अगर उसकी डेथ हो जाती है तो आप उसके बेटे को फोर्स नहीं करोगे, उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव को, उसके बच्चों को, उसकी बीवी वगैरह को फोर्स नहीं करोगे। देखो, a contract which involve the use of personal skill or is founded on personal consideration means personal confidence की बात हो रही है, comes to an end on the death of the promiser, comes to an end on the death of the promiser। जैसे ही promiser की डेथ होगी वो कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाएगा, जैसे ही promiser की डेथ होगी वो कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा? खत्म। The rule of law is action personalized morture cum persona, एक लैटिन वर्ड है जिसका मतलब क्या है? That is personal action dies with the person, a personal action dies with the person। बंदा मर गया तो उसका जो हुनर है, उसका जो टैलेंट है वो उसी के साथ मर गया, जो वो कर सकता था। हुनर, टैलेंट की बात हो रही है। लेकिन सिर्फ दो ही केस की बात हो रही है, या तो वो कॉन्ट्रैक्ट जो पर्सनल स्किल पे बेस्ड है, या वो कॉन्ट्रैक्ट जो पर्सनल कंसिडरेशन मतलब कॉन्फिडेंस वगैरह पे बेस्ड है। मगर अब नीचे क्या बोलता है? एज रिगार्ड्स एनी अदर कॉन्ट्रैक्ट। एज रिगार्ड एनी अदर कॉन्ट्रैक्ट मींस इसके अलावा वाले कॉन्ट्रैक्ट। इसके अलावा कौन से? वो कॉन्ट्रैक्ट जिसमें ना तो कोई स्किल है, ना कोई टैलेंट है, ना कोई कॉन्फिडेंस चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए। जैसे लैंड वाला एग्जांपल दिया कि बाप ने अगर लैंड ट्रांसफर करनी थी तो बेटा चुकाएगा, बेटा वो लैंड ट्रांसफर करेगा। बाप ने अगर किसी का पैसा चुकाना था तो पैसा चुकाने के लिए अगर कॉन्ट्रैक्ट किया गया है तो भाई पैसा देने में और पैसा लेने में कोई टैलेंट नहीं लगता, तो वो वाला पैसा लेना देना जो अगर बाप ने करना था वो बेटा करेगा, वो बेटा करेगा। अगर बाप ने किसी लेना था तो बेटा रिकवर करेगा, बाप ने किसी को देना था तो बेटा देगा भी। तो एज रिगार्ड एनी अदर कॉन्ट्रैक्ट द लीगल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द डिजीज प्रोमिसर आर बाउंड टू परफॉर्म इट। पहले यहीं तक रुक जाओ। As regard any other contract, the legal representative of the deceased promisor are bound to perform it unless a contrary intention appears from the contract। इस लाइन का मतलब क्या, पहले ये समझेंगे, unless वाली को बाद में समझेंगे, लेकिन अभी पहले मैं ऊपर आ रहा हूं क्या, कि नॉर्मली अगर कोई सिंगिंग का कोई स्किल पे और कॉन्फिडेंस पे बेस्ड है, वो अगर जिस बंदे ने करा वही परफॉर्म करेगा, उसके अलावा कोई नहीं करेगा, उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव वगैरह को पूरा करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर इसके अलावा कोई एनी अदर कॉन्ट्रैक्ट है तो उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव को पूरा करना पड़ेगा। लिखा ना एनी अदर कॉन्ट्रैक्ट, उसके कौन पूरा करेंगे? लीगल रिप्रेजेंटेटिव पूरा करेंगे, बाउंड है। अच्छा, इसका मतलब क्या? अगर बाप ने पैसा चुकाना था तो बेटा चुकाएगा, बाप ने कोई प्रॉपर्टी ट्रांसफर करनी थी बेटा करेगा। मगर मेरा क्वेश्चन है मान लो एक पर्सन है ए,
मान लो एक पर्सन है बी, मान लो बी ने ए को लोन दिया है 50 लाख रुपए का। इसका मतलब क्या, ए जो है वो बोरोवर है और बी जो है वो लेंडर है। बी ने ए को लोन दिया तो बी हो गया लेंडर, ए हो गया बोरोवर। अब क्या हुआ, इसका मतलब मैं कह सकता हूं कि ए के ऊपर लाइबिलिटी है कितने की, 50 लाख रुपए की। मान लो ए के पास एसेट है टोटल में 30 लाख के, एसेट कितने के, 30 लाख के, लाइबिलिटी कितने की है, 50 लाख की। मान लो बेटे की हो गई डेथ, और सॉरी बाप की हो गई डेथ, इस ए की हो गई डेथ, और इस ए का एक सन है A1, A1 ये कौन है, A1 कौन है, सन ऑफ मिस्टर ए। तो ये ए जो है बोरोवर, ये एक बाप है, इसका एक बेटा है A1। बाप ने लोन लिया था कितने का, 50 लाख का, और जो बाप के पास एसेट है, तो ऐसे लोन तो हो गया लाइबिलिटी है ना, और जो एसेट है बाप के पास कितने के, 30 लाख के, तो बाप के पास कर्जा ज्यादा का है और एसेट कम के। अच्छा एक बात बताओ, मरने के बाद, बाप के मरने के बाद उसकी प्रॉपर्टी किसको मिलती है, उसके बेटे को, मतलब उसके एसेट वगैरह सब किसको मिलेंगे, उसके बेटे को। तो लॉ कहता है क्योंकि एसेट का फायदा बेटा उठा रहा है, तो लाइबिलिटी भी बेटे को ही चुकानी पड़ेगी, अपने बाप की लाइबिलिटी भी किसको चुकानी पड़ेगी, बेटे को ही चुकानी पड़ेगी। मेरा क्वेश्चन है कि यहां पे बेटा, पहला क्वेश्चन तो ये क्या लाइबिलिटी चुकाएगा, क्योंकि बहुत सारे बच्चे बोलते हैं सर बाप मर गया तो बात खत्म, बेटा क्यों चुकाएगा, एक तो ऐसा क्वेश्चन आता है। दूसरा क्वेश्चन आता है चुकाएगा, तो मेरा क्वेश्चन है क्या बेटा पूरी 50 लाख की लाइबिलिटी चुकाएगा, या बेटा खाली 30 लाख, क्योंकि फादर से बेनिफिट कितने का मिला, 30 लाख का, तो बेटा लाइबिलिटी भी कितने की चुकाएगा, 30 लाख की। बेटा बोल सकता है ना मेरे को मेरे बाप के मरने के बाद जो हिस्सा मिला मैंने दे दिया, मैं अपनी जेब से क्यों दूं, मैं अपनी जेब से क्यों दूं, ऐसा हो सकता है। यस, लॉ कहता है अगर बाप मर जाता है तो बेटे को लीगल रिप्रेजेंटेटिव को पैसा तो चुकाना पड़ेगा, लेकिन टू द एक्सटेंट ही गॉट बेनिफिट फ्रॉम हिज फादर, लेकिन खाली उतना ही चुकाएगा जितने का उसको फायदा मिला है। इसका मतलब बाप उसके ऊपर लाइबिलिटी कितने की छोड़ के गया, 50 लाख की, लेकिन फायदा कितने का देके गया अपने बेटे को, 30 लाख का। तो लॉ कहता है बेटे को चुकाना है लेकिन 50 नहीं चुकाना, वो खाली 30 चुकाएगा। अच्छा ऑल्दो हो सकता है बेटा रिच हो, बेटा अपनी भी कमाई करता हो, बेटे के पास बहुत पैसा हो, लेकिन स्टिल बेटा लायबल नहीं है, बेटा खाली कितना चुकाएगा, लास्ट 30 लाख चुकाएगा, जितने का बेनिफिट उसको उसके फादर से मिला है। बाप 50 लाख की संपत्ति नहीं छोड़ के गया, बाप कितने लाख की संपत्ति छोड़ के गया, 30 लाख का। बाप कर्जा कितने का छोड़ के गया, 50 लाख का। तो बेटा खाली 30 लाख चुकाएगा, 20 लाख में नहीं चुकाएगा। हाँ अपनी इच्छा से देना चाहे बेटा, अगर अपनी इच्छा से देना चाहे दे दे, लेकिन लॉ आपको फोर्स नहीं कर रहा। लॉ खाली कितना कहता है, लॉ कहता है आपको चुकाना तो पड़ेगा, लेकिन खाली कितना चुका दो, जितने का आपको अपने के फादर से बेनिफिट मिला उतने अमाउंट तक का चुका दो। तो बाप ने फायदा तो कितने का दिया, 30 लाख का, नुकसान कितने कराया बाप ने, 50 लाख का, तो बेटा खाली 30 लाख तक की लायबिलिटी चुकाएगा, बाकी की नहीं चुकाएगा। अच्छा इसका मतलब क्या हो रहा है यहां पे, कि जो कॉन्ट्रैक्ट बाप ने पूरा करना था पैसा चुकाने का, वो कॉन्ट्रैक्ट कौन पूरा कर रहा है, बेटा पूरा कर रहा है। अच्छा ऐसा क्यों करवा रहा है लॉ, क्योंकि पैसा देने में कोई स्किल नहीं लगती। इसका मतलब जो एनी अदर कॉन्ट्रैक्ट मतलब किसी का पैसा देना है वगैरह या किसी से लेना है, इसमें कोई स्किल नहीं है, तो ये तो बाप वाले कॉन्ट्रैक्ट बेटे को पूरे करने पड़ेंगे। लेकिन वो कॉन्ट्रैक्ट जिनमें स्किल है और जिनमें पर्सनल कंसिडरेशन है, अगर बाप की डेथ हो गई तो वही कॉन्ट्रैक्ट वहीं खत्म हो जाएगा, बेटे को नहीं करना। अच्छा बच्चे का एक क्वेश्चन आता है, सर मान लो बाप सिंगर था और आप कह रहे हो बाप की डेथ हो गई तो बेटे को हम फोर्स नहीं कर सकते, मगर क्योंकि ऐसा हो सकता है बेटा सिंगर ना हो, बेटे को गाना ही ना आता हो, हम बेटे को फोर्स क्यों करें। मगर बच्चे क्वेश्चन आता हो सकता है सर बाप भी सिंगर हो बेटा भी सिंगर हो, ऐसा हो सकता है ना, बाप भी सिंगर हो बेटा भी सिंगर हो और बाप गया मर, तो क्या अब बेटे को पूरा करना पड़ेगा। क्योंकि लॉ तो जनरली, लॉ में करने जनरली ये चीज ये सोच से रखी होगी, किस सोच से रखी होगी कि भाई जो स्किल बाप में है जरूरी थोड़ी है लीगल रिप्रेजेंटेटिव के बेटे में भी होगी। इसलिए लॉ ने एक स्कीम रखी हुई थी क्या, कि जो बंदा मर गया तो उसका टैलेंट भी उसके साथ खत्म हो गया, उसके बेटे को पूरा करने की जरूरत नहीं है वो स्किल। लेकिन बच्चे का क्वेश्चन आता है कि सर जो स्किल बाप में थी वो बेटे में भी है, बाप भी सिंगर है बेटा भी सिंगर है, और बाप ने जो क्या कहते हैं गाना गाना था और बाप की डेथ हो गई, क्या हम उसके बेटे को बोल सकते हैं अरे बाप ने गाना था तू गा, नहीं। लॉ कहता है नहीं, बाप की अपनी स्किल है बेटे की अपनी स्किल है, जिसकी स्किल थी जिसने कॉन्ट्रैक्ट करा था वो परफॉर्म करेगा, कॉन्ट्रैक्ट बाप ने करा था बेटे ने नहीं। बेटा अगर नॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट होता स्किल और उसके अलावा
पर्सनल कंसिडरेशन या पर्सनल कॉन्फिडेंस के अलावा, तो बेटे को आप फोर्स कर सकते हो कि भाई हमारे को हमारा चुका। लेकिन उसमें भी अब तुमने देखा पैसे का भी अगर केस है, पैसा भी चुकाना है, पैसा भी चुकाना है, तो क्या सारा चुकाना है? नहीं, जितने का फादर बेनिफिट देके गए तो उतना चुकाना, उससे नहीं चुकाना। एक नीचे लाइन लिखी हुई है, मगर अब एक लाइन पढ़वाने जा रहा हूं, बड़े ध्यान से सुनना। एज रिगार्ड एनी अदर कॉन्ट्रैक्ट लाइक पैसा देना है किसी को, तो क्या आता है, द लीगल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द डिसीज प्रॉमिसर आर बाउंड टू परफॉर्म। डिसीज में जिसकी डेथ हो गई, एनी अदर कॉन्ट्रैक्ट, एग्जांपल लोन वाला केस, कि एनी अदर कॉन्ट्रैक्ट हो गया, तो जो पैसा बाप ने चुकाना था, बाप क्या हो गया, डिसीज, वो कौन चुकाएगा, उसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव A1। तो A1 कौन है यहाँ पे, लीगल रिप्रेजेंटेटिव। बाप का पैसा कौन चुकाएगा, बेटा चुकाएगा। लेकिन एक लाइन लिखी हुई आगे, क्या, unless a contrary intention appears from the contract, unless a contrary intention appears from the contract। बेटा कब चुकाएगा, अगर कोई लाइन लिखी ना, unless a contrary intention appears from the contract, इसका मतलब क्या है, unless contradiction arises, unless contradiction arises, कि अगर कंट्राडिक्शन हो गई तो बेटा नहीं चुकाएगा, अगर कंट्राडिक्शन अराइज नहीं हो रही तो ही बेटा चुकाएगा। अब एक कंट्राडिक्शन अराइज कब होगी, कब अराइज नहीं होगी, उसके ऊपर बात करते हैं। मान लो कि जो बाप है, जब उसने लोन लिया था, तो बाप ने क्लियर कट लोन एग्रीमेंट में लिखवा दिया था, इसके बाप ने, इस A1 के बाप ने, ए ने क्लियर कट लोन एग्रीमेंट में लिखवा दिया था कि मैं अगर जिंदा रहूंगा तो मैं ही चुकाऊंगा, मेरे मरने के बाद मेरा बेटा नहीं चुकाएगा, मेरा बेटा या मेरी फैमिली का कोई भी मेंबर नहीं चुकाएगा। अगर ऐसा क्लॉज उसने पहले से लोन एग्रीमेंट में डलवा रखा है और बी ने उसके ऊपर साइन कर रखे हैं, लैंडर ने साइन कर रखे हैं, हाँ ठीक है कोई बात नहीं, तो फिर उस केस में बेटा 1 रुपया भी नहीं चुकाएगा, फिर बेटा 1 रुपया भी नहीं चुकाएगा। क्यों, क्योंकि एग्रीमेंट में पहले से लिखा हुआ है। नॉर्मली अगर एग्रीमेंट वगैरह साइलेंट है तो नॉर्मली बाप का कर्जा बेटा चुकाएगा, और वो भी पूरा नहीं चुकाएगा, जितने का बेनिफिट उसको उसके फादर से मिला उतना चुकाएगा। लेकिन मैंने क्या एक चीज समझाई कि अगर कोई कंट्राडिक्शन अराइज होती है, और कंट्राडिक्शन कैसे होगा, जैसे यहां पे हो गई कि लोन एग्रीमेंट में एग्जांपल पहले से लिखा हुआ था कि बाप ने लिखवा दिया था कि मेरे मरने के बाद मेरा बेटा नहीं चुकाएगा, मेरा फैमिली का कोई भी मेंबर नहीं चुकाएगा, जो चुकाऊंगा मैं चुकाऊंगा, जो लेना है मेरे से लेना, मेरे मरने के बाद मेरे फैमिली वाला कोई भी 1 रुपया भी नहीं चुकाएगा। और ऐसा लोगों ने एग्रीमेंट हुआ और साइन हुआ और बेटे के पास उसकी कॉपी भी है, सब कुछ है, या सपोज बेटे के पास कॉपी नहीं भी है और उसको कहीं से पता लग जाता है कि लोन एग्रीमेंट में ऐसा लिखा हुआ है, क्योंकि बी के पास तो कॉपी होगी, और वैसे ऑब्वियस सी बात है बेटे के पास भी होगी, जब बाप लोन लेके आए तो लोन एग्रीमेंट की कॉपी घर में तो पड़ी होगी। तो ऐसे केस में बेटा लायबल नहीं है, ऐसे केस में बेटा लायबल नहीं है। और बच्चा बोलता सर सपोज लोन एग्रीमेंट की कॉपी खो जाए, तो लोन एग्रीमेंट की कॉपी खो जाए, तो फिर उस केस में बी पागल बना सकता है, फिर उस केस में देखिए बी पागल बना सकता है, बी रिकवर कर सकता है अगर लोन एग्रीमेंट की कॉपी खो जाती है। फिर उस केस में डिपेंड ये करता है कि कल को अगर ए को बात खुलती है और पता लगता है, अगर सपोज बाय चांस को ए को कॉपी मिल जाए वापस A1 को, उसके बेटे को, तो फिर वापस जाके एक्शन ले सकता है। लेकिन नॉर्मली अगर कॉपी खो जाए, कोई प्रूफ नहीं है, तो भाई जो सामने वाला बोलेगा बी को वो मानना पड़ेगा, मतलब A1 को वो मानना पड़ेगा जो बी बोलेगा। तो ले देखिए, मगर नॉर्मल बात क्या समझिए कि बाप का कर्जा बेटा चुकाएगा, लेकिन कब चुकाएगा, अनलेस ए कॉन्ट्ररी इंटेंशन अपीयर्स फ्रॉम द कॉन्ट्रैक्ट। अगर किसी कॉन्ट्रैक्ट के अंदर क्या आती है, कंट्राडिक्शन अराइज होती है, तो बेटा नहीं चुकाएगा, लेकिन नॉर्मली चुकाएगा, क्योंकि जैसे इसमें कंट्राडिक्शन अराइज हो गई कि वहां पे क्लियर कट लिखा है कि मेरा फैमिली मेंबर कोई भी नहीं चुकाएगा, तो नहीं चुकाएगा, बात खत्म। और क्योंकि लैंडर ने साइन भी करे उसके ऊपर, तो गलती उसकी, तो साइन क्यों करे। और नीचे क्या बोलता है, अब ये वाला जो पॉइंट है ना, ऊपर वाली लाइन से लिंक है, इस वाली लाइन से, ये जो नीचे वाला पॉइंट है, जब तुमने देखा कि बाप का लोन बेटा चुकाएगा, मगर कितना चुकाएगा वो बात हो रही है, बट देयर लाइबिलिटी अंडर अ कॉन्ट्रैक्ट इज लिमिटेड टू द वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी दे इनहेरिट फ्रॉम द डिसीज। आ गई बात, वो खाली कितना कर्जा चुकाएंगे, जितने का उनको बेनिफिट मिला है, किससे, डिसीज से। जो बंदा मर गया, जितने की प्रॉपर्टी का बेनिफिट मिला उनको डिसीज से, डिसीज में जो मर गया उतना ही चुकाएंगे, उससे ज्यादा नहीं चुकाएंगे। नेक्स्ट आता है थर्ड पर्सन, ये तो मैं तुम्हें ऑलरेडी करा चुका हूं। अगर प्रोमिजी किसी थर्ड पर्सन से परफॉर्मेंस एक्सेप्ट करता है तो ही कैन नॉट आफ्टरवर्ड एनफोर्स इट अगेंस्ट द प्रोमिसर। इसके ऊपर मैंने क्वेश्चन भी कराया था लास्ट वीडियो में। अब आता है जॉइंट प्रोमिसर, ये क्या कंसेप्ट है जरा देखते हैं। और मोस्ट इंपॉर्टेंट लिख लो, आ सकता नहीं आएगा, आ सकता नहीं है, आएगा, पेपर में आएगा ही आएगा। देखते हैं क्या चीज है। तो गाइस आगे बढ़ते हैं। अब आता है डिवोल्यूशन ऑफ जॉइंट लाइबिलिटीज। डिवोल्यूशन ऑफ जॉइंट लाइबिलिटीज, डिवोल्यूशन का मतलब क्या होता है, पास ऑन करना, लाइबिलिटीज को पास ऑन करना। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत सिंपल है। डिवोल्यूशन का मतलब होता है पास ऑन करना, कि मतलब अगर कल को बाप की डेथ हो गई तो उसका बेटा चुकाएगा, बाप की डेथ हो गई तो उसका बेटा चुकाएगा, इसी को हम बोलते हैं डिवोल्यूशन। डिवोल्यूशन मींस पास ऑन, जो भी ऊपर पढ़ा था। लेकिन ये कंसेप्ट थोड़ा सा डिफरेंट है। ये क्या कंसेप्ट है जरा देखना, पहले पढ़ते हैं। डिवोल्यूशन जॉइंट लाइबिलिटीज, डिवोल्यूशन मींस पासिंग ओवर फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। ये तो मैंने बता दिया, डिवोल्यूशन का मतलब क्या होता है, पास ऑन करना, कि मैंने जो चुकाना था वो मेरा बेटा चुकाएगा, मेरी लाइबिलिटी मेरे बेटे के ऊपर पास ऑन हो गई। कहता है व्हेन टू और मोर पर्संस मेड अ जॉइंट प्रॉमिस दे आर नोन एज जॉइंट प्रॉमिसर्स एंड ऑल द जॉइंट प्रॉमिसर्स मस्ट जॉइंटली फुलफिल द प्रॉमिस। ये लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट है, जरा समझो, जरा समझो। फिर इसके ऊपर पेपर में आया हुआ केस भी समझाऊंगा क्या है था।
5 से 6 नंबर का केस तो आता ही है पेपर में इसके ऊपर। मान लो 3 पर्सन है ए बी सी, एक पर्सन है डी। ये डी ने ना इन तीनों को मिलाकर जो लोन दिया वो दिया 15 लाख का लोन दिया, और ये तीनों दोस्त हैं आपस में और तीनों की पार्टनरशिप फॉर्म चलती है। तीनों की क्या पार्टनरशिप फॉर्म, और तीनों पार्टनर्स हैं, और ये तीनों किससे लोन लेके आए? डी से लोन लेके आए हैं। तो मैं कह सकता हूं कि जो डी हो गया वो लेंडर हो गया, और जो ए बी सी हो गई ये कौन हो गए? बोरोवर्स। अब क्या हो रहा है, डी ने एबीसी को लोन दिया और एबीसी कौन है? बोरोवर्स। और अब एबीसी कह रहे हैं कि हाँ हम पैसा चुका देंगे, डी कह रहा है चुका दोगे टाइम पे ना, एबीसी कह रहे हैं हम चुका देंगे। अच्छा, एबीसी पैसा चुकाने की बात कर रहे हैं, वादा कर रहे हैं हम चुका देंगे, इसका मतलब एबीसी अगर सिंगल बंदा वादा करता तो प्रोमिसर, मगर ये एक से ज्यादा बंदे वादा कर रहे हैं तो ये कौन हो गए? प्रोमिसर्स। तो इन्हीं को हम तीनों को ज्वाइंटली क्या बोलेंगे? ज्वाइंट प्रोमिसर्स। देखो अगर एक बंदा लोन लेता और वो कहता हाँ मैं चुका दूंगा तो वो कौन होता? प्रोमिसर। लेकिन यहां पे एक है या एक से ज्यादा है? एक से ज्यादा है। कितने हैं? 3। तो ये कौन होगा? ज्वाइंट प्रोमिसर्स। ज्वाइंट प्रोमिसर्स। और ये वादा कर रहे हैं हम चुका देंगे। अच्छा, ये वादा किसको कर रहे हैं? डी को। तो डी कौन हो गया? प्रोमिजी। प्रोमिजी। लॉ कहता है कि अगर कोई बंदा कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है और वो एक से ज्यादा लोग वादा कर रहे हैं चुकाने का, तो तीनों क्या बोलेंगे? ज्वाइंट प्रोमिसर। और लॉ कहता है सारे ज्वाइंट प्रोमिसर्स को मिलके पैसा चुकाना पड़ेगा। लेकिन 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 अब आगे बढ़ने वाला हूं मैं, ध्यान से, अब कंसेप्ट चालू होगा। अगर किसी की डेथ हो जाती है तीनों में से, अगर इन तीनों में से किसी एक की डेथ हो जाती है, जैसे मान लो ए की हो जाती है डेथ, ए की क्या हो जाती है? डेथ। तो लॉ कहता है उसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव, मान लो ए का जो बेटा है वो है ए1 प्लस बी प्लस सी। तो वो लॉ कहता है अगर किसी एक की डेथ हो जाएगी तो जो उसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव है वो प्लस जो सर्वाइविंग प्रोमिसर, सर्वाइविंग नहीं जो बचे हुए जिंदा है, अभी बी और सी तो जिंदा है ना, वो दोनों मिलके चुकाएंगे, वो दोनों मिलके चुकाएंगे। एक तो ये हो गया। लॉ कहता है कि अगर सपोज तीनों मर जाएं, ए बी सी तीनों मर जाएं, तो क्या होगा? A1 प्लस B1 प्लस C1 तीनों मिलके चुकाएंगे। उनके आगे जो नीचे जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव है तीनों के, वो चुकाएंगे। तो इसको हम क्या बोल रहे हैं? पास ऑन। इसको हम क्या बोल रहे हैं? पास ऑन, डिवोल्यूशन ऑफ ज्वाइंट लायबिलिटीज। अब समझने वाली चीज क्या है? समझने वाली चीज क्या है? लॉ कहता है अगर इनमें से कोई बंदे के पास पैसा है नहीं चुकाने को, मान लो 15 लाख का पैसा था, तीनों ने कितना कितना चुकाना था? 5 5 5। मान लो सी जो है ना, मैं ये वाला केस हटा रहा हूं, तीनों की डेथ वाला, मैं मान लो ये 3 लोग हैं ए बी सी, और उसमें से A1 उसका बेटा है, ए की डेथ हो गई, ये बी और सी बचे हैं। मान लो सी हो गया इंसॉल्वेंट और सी पे अब पैसा चुकाने को है ही नहीं, सी पे पैसा चुकाने को है ही नहीं, तो कौन बचे? A1 और B। तो लॉ कहता है ये दोनों मिलकर फिर पूरा चुकाएंगे, क्योंकि तीनों इकट्ठे मिलकर लेके आए थे ना, तो अब ये दोनों मिलकर पूरा चुकाएंगे। मतलब क्या देखा जाता है इन तीनों को कितना चुकाना था? 5 5 5, लेकिन सी हो गया इंसॉल्वेंट तो उसका भी लॉस ये दोनों बियर करेंगे। मतलब क्या, अब ये दोनों मिलकर चुकाएंगे 15 लाख, तो क्या हो गया? लायबिलिटी का बर्डन कैसे हो जाएगा? इक्वल इक्वल। तो अब ए भी चुकाएगा 7.5 लाख, ए का बेटा, और बी भी कितना चुकाएगा? 7.5 लाख। अब ऐसे चुकाया जाएगा। मतलब ले देखिए, सीधी सी बात समझ आ गई डिवोल्यूशन में क्या कंसेप्ट चलता है कि अगर 3 लोग जिंदा है तो और तीनों ने इकट्ठे पैसा लिया, ज्वाइंट प्रॉमिस करा है, तो तीनों मिलकर चुकाएंगे। तीनों में से कोई एक आध मर जाए तो उसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव चुकाएगा, तीनों मर जाए तो उनके लीगल रिप्रेजेंटेटिव चुकाएंगे। उनमें से कोई एक बंदा अनएबल टू पे हो जाए, नहीं चुका पा रहा, तो जो बचे हुए लोग हैं वो उसके बिहाफ पे पैसा चुकाएंगे। अब पहले इसको यहां से पढ़ते हैं, फिर पीछे एक क्वेश्चन आया हुआ पेपर में, वो भी दिखाऊंगा। देखो, डिवोल्यूशन मींस पासिंग ओवर फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर, ये तो देख लिया। When 2 or more persons made a joint promise, they are known as joint promiser। जब 2 या 2 से ज्यादा बंदे मिलकर प्रॉमिस करते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? जॉइंट प्रोमिसर्स। यहाँ पे ए बी सी तीनों मिलकर प्रॉमिस कर रहे हैं, तो ये कौन होगा? जॉइंट प्रोमिसर्स। आगे, ऑल द जॉइंट प्रोमिसर्स मस्ट जॉइंटली फुलफिल द प्रॉमिस। सारे जॉइंट प्रोमिसर्स को मिलकर प्रॉमिस को फुलफिल करना पड़ेगा। आगे, इफ एनी ऑफ देम डाइज, अगर इनमें से कोई एक भी मर जाता है, हिज लीगल रिप्रेजेंटेटिव मस्ट जॉइंटली विद द सर्वाइविंग प्रोमिसर फुलफिल द प्रॉमिस। व्हाट इज सर्वाइविंग प्रोमिसर? कौन है सर्वाइविंग प्रोमिसर? ये दोनों बी और सी। सर्वाइविंग प्रोमिसर्स कौन है? बी और सी। तो A1 जो हो गया वो लीगल रिप्रेजेंटेटिव हो गया, सर्वाइविंग मींस बचे हुए, जो बच गए हैं। आगे, तो वो मिलके चुकाएगा। इफ ऑल ऑफ देम डाई, अगर सारे मर जाते हैं, मान लो ए बी सी तीनों मर जाए,
तो उनके लीगल रिप्रेजेंटेटिव ऑल ऑफ देम मस्ट जॉइंटली फुलफिल द प्रॉमिस जॉइंटली। तो सारे मिलके जो उनके लीगल रिप्रेजेंटेटिव वो चुकाएंगे। लेकिन अब नीचे आना, यहां से मेन स्टार्ट हो रहा है सेक्शन 43, और ये सेक्शन याद करना है, पेपर में लिख के आना है। क्या है जरा देखना है क्या बोलता है सेक्शन 43। 3 रूल बोलता है। क्या? 3 रूल्स एज रिगार्ड द प्रॉमिस ऑफ जॉइंटली प्रॉमिसेस। पहला, एनी वन ऑफ द जॉइंट प्रॉमिसर में बी कंपेल्ड टू परफॉर्म। किसी एक को, अच्छा ये लाइन तो अभी रहेगा, ये तो पहले ये भी समझा दो, ये भी समझा दो, पहले ये समझ लो क्या है, ये भी समझा लो क्या है, ये भी समझ लो क्या है। मान लो ए बी सी, मैं ऐसे रख देता हूं, ये डी है। मान लो ए ने लिया 5 लाख, मतलब ये तीनों मिलके लाए हैं, वैसे तो लाए हैं कितना, तीनों मिलके कितना लाए हैं, 15 लाख लाए हैं। तो ये हो गए बोरोवर्स, और इन्हीं के मैं ब्रैकेट में लिख रहा हूं क्योंकि ये बोरोवर्स है, तो ये हो गए प्रोमिजर्स, और डी हो गया प्रोमिजी, इसको वादा किया जा रहा है। और इसको दूसरा नाम अगर मैं लिख दूं डी को, तो ये कौन हो गया, लेंडर। तो डी ने इनको लोन दिया, 15 लाख का लोन दिया, और वो सबने मिलके चुकाना था, 5 लाख 5 लाख 5 लाख चुकाना तीनों ने मिलके था। अब डी जो है ना, उसको ना सबसे ज्यादा खुंदक है, किससे? सी से। डी को सबसे ज्यादा खुंदक है सी से, और डी को ना ए और बी से बहुत प्यार है। अब ऑब्वियसली बात है, ए बी से वो बड़ा फेवर करता है, सी से बहुत खुंदक है। लेकिन ये चक्कर क्या, ए बी सी तीनों पार्टनर है, तो डी ने शर्म के मारे कि यार ए और बी नाराज ना हो जाए, मैंने यूनिवर्सिटी ने लोन दे दिया, तीनों को मिलके इकट्ठे कंबाइन लोन दे दिया। लेकिन बेसिकली इसकी सी से नफरत है। अब हो क्या रहा है, जब चुकाने की बारी आई, जब पैसा चुकाने की बारी आई, तो क्या डी ये बोल सकता है, डी ये बोल सकता है सी को कि सुन मेरी बात, तू देख लेना तो उसने तीनों से 15 लाख 5 5 5। क्या डी सी को ये बोल सकता है, सी को ये बोल सकता है कि 15 लाख पूरा तू चुकाएगा, 15 लाख पूरा तू पे करेगा, पूरा का पूरा, मैं नहीं लूंगा ए और बी से, तू ही चुकाएगा, तुम लेके गए थे लेकिन मैं तो तेरे से लूंगा, उनसे नहीं लूंगा, मैं तो तेरे से लूंगा, उनसे नहीं लूंगा। क्या डी ऐसा बोल सकता है? ये मेरा क्वेश्चन है तुम्हारे से, सोचो सोचो सोचो। तो क्वेश्चन क्या है कि 3 बंदों ने लोन लिया, डी ने लोन दिया, देने वाले ने लेना तो तीनों से मिलके था 15 लाख, लेकिन वो क्या कह रहा है, मैं 2 को छोड़ रहा हूं, ए और बी से नहीं लूंगा, तेरे से लूंगा, पूरा 15 लाख लूंगा, क्योंकि तुम इकट्ठे लेने आए थे, लेकिन मैं तो तेरे से लूंगा, उनसे नहीं लूंगा। क्या डी ऐसा बोल सकता है? लॉ कहता है यस, लॉ कहता है यस यस। लेकिन 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 अब बच्चा बोलता सर इधर तो सी का चूना लग गया 10 लाख रुपए का, नुकसान हो गया। लॉ कहता है नहीं जी नहीं, नुकसान नहीं होने देंगे। लॉ कहता है अगर डी ने सी को फोर्स करा 15 लाख के लिए तो सी देगा, लेकिन सी के पास राइट है कि वो ए और बी के ऊपर केस कर कर अपने 10 लाख रुपए रिकवर कर ले। तो ए और बी से क्या कर ले, रिकवर केस कर कर अपने 10 लाख रुपए क्या कर ले, रिकवर कर ले 10 लाख रुपए इनसे जो इनके बनते हैं। तो ले दे के ए और बी जो है वो डी की तरफ से डिस्चार्ज हो गए। डी की तरफ डिस्चार्ज का मतलब क्या, फ्री हो गए। डी ने उनको लाइबिलिटी से फ्री कर दिया ए और बी को। डी ने क्या बोला, मेरे को तुम्हारे से नहीं चाहिए, सी से चाहिए। इसका मतलब डी ने ए और बी को डिस्चार्ज कर दिया। डिस्चार्ज का मतलब क्या होता है, फ्री फ्रॉम लाइबिलिटी। डिस्चार्ज का मतलब क्या होता है, फ्री फ्रॉम लाइबिलिटी। इसका मतलब डी ने जो है वो डिस्चार्ज कर दिया ए और बी को, लेकिन लॉ कहता है ए और बी की लाइबिलिटी डी की तरफ भले ही खत्म हो गई हो, लेकिन सी की तरफ खत्म नहीं हुई। अगर डी ने सी को पकड़ के फोर्स कर दिया कि भाई तू ही पूरा पैसा चुकाएगा, वो दोनों नहीं चुकाएंगे, तो ठीक है सी 15 लाख इनको चुकाएगा, लेकिन सी के पास अधिकार है कि वो इंटरनली किससे रिकवर करेगा, ए और बी से। तो इसका मतलब ए और बी की लाइबिलिटी डी की तरफ खत्म हो गई, लेकिन अब किसकी तरफ बन जाएगी, सी की तरफ, वो उसको चुकाएंगे। तो ले देखे अल्टीमेटली डी अपनी खुंदक उतारना चाहे तो उतार ले, लेकिन सी को नुकसान नहीं होगा, सी को नुकसान नहीं होगा। डी बड़ा खुश है मन में कि मैं 15 लाख किससे लूंगा, सी से लूंगा पूरे, लेकिन लॉ कहता है हम सी का भी नुकसान नहीं होने देंगे, वो किसके ऊपर रिकवर कर सकता है पैसा, ए और बी से रिकवर कर सकता है। अब जरा लाइन देखना ध्यान से। सेक्शन 43 lays down 3 rules as regard the performance of jointly promises। पहला, any one of the joint promiser may be compelled to perform। लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट है, किसी एक को भी पकड़कर फोर्स किया जा सकता है, कंपेल किया जा सकता है, तू ही पैसा चुकाएगा। जैसे यहां पे किसको पकड़ा उन्होंने, सी को पकड़ा कि तू ही पैसा चुकाएगा, मैं ए और बी से नहीं लूंगा। आगे, अ जॉइंट प्रॉमिसर कंपेल्ड टू परफॉर्म मे क्लेम कंट्रीब्यूशन। आ गई बात, जिसको पकड़ा गया है, यहां पे सी को पकड़ा है ना डी ने कि तू देगा, कह रहा है ये क्या कर सकता है, ये क्लेम कर सकता है कंट्रीब्यूशन। किससे कंट्रीब्यूशन क्लेम करेगा, ए और बी से। मतलब सी उनको तो 15 लाख देगा डी को पूरा अपने तरफ से, लेकिन सी वापस किससे ले सकता है पैसा, जो उस ए और बी ने देना था वो उनसे ए और बी से ले सकता है। आगे आगे,
शेयर, अच्छा एक लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट है, शेयरिंग ऑफ लॉस arising from default of any of the joint promisor, the remaining joint promisor must bear the loss arising from such default. अगर उनमें से कोई एक बंदा डिफॉल्ट कर देता है, वो इंसॉल्वेंट हो जाए या डिफॉल्ट कर दे और पैसा नहीं चुकाता, तो जो रिमेनिंग है वो जॉइंटली फुल लॉस को बियर करेंगे। जैसे भी मैंने बताया था, जैसे मान लो अब इस एग्जांपल को, तुम्हें ये वाला पॉइंट तब समझ आई गया पूरा, मैं इस एग्जांपल को थोड़ा सा मॉडिफाई कर दूं कि ए बी और सी ने तीनों ने मिलकर चुकाना था, ए बी सी ने तीनों मिलकर चुकाना था डी को। अब इसमें एक चीज क्लियर कर दूं क्या, कि जो यहां पे सपोज सी जो है ना, वो कोई डिफॉल्ट करके भाग जाता है और वो मिल नहीं रहा, या सी इंसॉल्वेंट हो जाता है, मान लो, या तो डिफॉल्ट कर देता है, इंसॉल्वेंट हो जाता है, कुछ भी हो जाता है, सी हो गया कंगला, उसकी वजह से 5 लाख रुपए जो सी के हिस्से के थे वो तो खत्म हो गए, वो तो नहीं चुका रहा वो, तो लॉ कहता है वो कौन चुकाएगा, ए और बी चुकाएंगे। तो इसका मतलब ए को भी कितना चुकाना पड़ेगा, इक्वल इक्वली बटेगा, इनकी इक्वल इक्वल लायबिलिटी है, तो 5 लाख प्लस 2.5 लाख, और ये बी भी कितना चुकाएगा, 5 लाख तो अपना जो उसने चुकाना है प्लस 2.5 लाख। ये 2.5 कैसे आया समझ आ गया ना, इस 5 के 2 हिस्से कर दिए, ए और बी में बांट दिए, ये दोनों मिलके चुकाएंगे। ये वाला पॉइंट है, शेयरिंग ऑफ लॉस अराइजिंग फ्रॉम डिफॉल्ट ऑफ एनी ऑफ द जॉइंट प्रोमिसर, द रिमेनिंग जॉइंट प्रोमिसर मस्ट बियर द लॉस अराइजिंग फ्रॉम सच डिफॉल्ट। अभी तुम्हें ये तो समझ आ गया पूरा कंसेप्ट। अब पीछे लेकर चल रहा हूं, पेपर में आया वो क्वेश्चन दिखा रहा हूं क्या था वो। क्वेश्चन नंबर मेरे को खुद देखना पड़ेगा पहले तो, ये रहा क्वेश्चन नंबर 16, आपको आपकी बुक में दिखेगा क्वेश्चन नंबर 16 क्या है देखना। एक्स वाई एंड जेड आर पार्टनर्स इन अ फर्म। मैं पहले ना इसको ना साफ साफ बनाते रहते, देखते रहेंगे क्या है मेरे, लिखते रहेंगे पहले। जैसे हमने एबीसी रखा था वहां पे एक्स वाई जेड है, तो कह रहा है एक्स वाई और जेड ये तीन कौन है, पार्टनर्स इन अ फर्म। एक्स वाई एंड जेड पार्टनर्स है इन अ फर्म। आगे, दे जॉइंटली प्रॉमिस टू पे ₹3 लाख टू डी, मतलब इन्होंने 3 लाख लिया होगा, अब इन तीनों ने जॉइंटली प्रॉमिस करा है डी को चुकाने का 3 लाख रुपए, तो डी को इन्होंने चुकाना है, तो इन्होंने डी को कितना पैसा देना है, 3 लाख देना है। डी को इन्होंने 3 लाख रुपए देना है, कितना देना है, 3 लाख इन्होंने पे करना है, और जॉइंटली प्रॉमिस करा तो मतलब ए के हिस्से का कितना हो गया 1 लाख, बी के हिस्से का कितना हो गया 1 लाख, ए बी सी जो बोल रहा हूं मैं, एक्स वाई जेड, जेड के हिस्से कितना हो गया 1 लाख। आगे, Y become insolvent and his private assets are sufficient to pay 1/5 of his share of debt। अब लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट है, ये लोग ना पता क्या गलती करते हैं बच्चे, जब ये पेपर में क्वेश्चन आया ना, गलती क्या करा है, 3 लाख का 1/5 निकाला है कि 1/5 खाली Z कितना पे, Y कितना पे कर सकता है, 1/5 3 लाख का, नहीं जी नहीं, वो बोल रहा है Y कितना पे कर सकता है, Y बिकम इंसॉल्वेंट और वो पे हो गया, कंगला हो गया, वो सब कुछ का बिक गया है, बस वो लास्ट कितना पे कर सकता है, 1/5 ऑफ हिज शेयर ऑफ डेट, पूरे का नहीं, अपने हिस्से का भी वो खाली 1/5 पे कर सकता है, तो उसका अपना हिस्सा कितना है Y का 1 लाख, 1 लाख का 1/5 मतलब 20%, इसका मतलब Y को देना तो कितना था 1 लाख, बट ही कैन पे ओनली 1/5, दैट इज कितना 20,000। ये बात समझ आती है ना, देना तो उसने 1 लाख, लेकिन वो खाली कितना चुका सकता है 20,000। अब बड़े ध्यान से सुनो, इसका मतलब Y की तरफ से कितने का नुकसान हो रहा है, 80,000 का। Y को चुकाना कितना था 1 लाख, और वो चुका कितना रहा है 20,000, इसका मतलब वो कितना नहीं चुका रहा, 80,000 नहीं चुका रहा, तो वो 80,000 कौन चुकाएगा, X और Z चुकाएंगे, X और Z चुकाएंगे। और अब इसमें भी एक क्लेश है, इसमें भी एक क्लेश है, भी आगे देखना क्या है, इसने ना 2 या 3 पॉइंट को कंबाइन करके बनाया। इसमें क्या बोलता है, Y कितना चुका सकता है, खाली 1/5। आगे, X is compelled to pay the whole amount to D, और इसमें भी देखो कितनी खतरनाक बात है, Y इतना चुका सकता है, और D क्या बोल रहा है, D क्या बोल रहा है,
मैं तो सारा पैसा किससे लूंगा, एक्स से लूंगा। मतलब इन्होंने दो पॉइंटों को मिक्स कर दिया, दो पॉइंटों को मिक्स कर दिया। कौन कौन से? एक जो आपने ऊपर एक पॉइंट पढ़ा था क्या, कि किसी एक को भी कंपेल किया जा सकता है, पहली बात। दूसरी बात, अगर कोई लॉस हो गया तो सारे मिलके बियर करेंगे, जो बचे हुए लोग हैं। अगर किसी एक पार्टनर ने लॉस कर दिया, जितने बचे पार्टनर है वो मिलके चुकाएंगे। तो इधर दोनों पॉइंट मिक्स हो गए, एक तो लॉस वाला पॉइंट भी आ गया यहां पे। प्लस डी क्या कह रहा है, मैं एक्स और जेड से नहीं लूंगा, मैं सारा पैसा किससे लूंगा, एक्स से लूंगा। अच्छा, अगर देखा जाए तो एक्स जो है बेसिकली अब डी को कितना देगा, 3 लाख देगा। एक्स डी को कितना देगा, 3 लाख देगा। लेकिन क्या वो 3 लाख में उसका एक्चुअल में कितना देना बनता है? अब जरा देखो, एक्स को 1 लाख तो अपना देना ही था, राइट, वो तो वो दे गई। प्लस में कितने का लॉस हो रहा है, यहां पे 1 लाख वाई ने चुकाना था और वाई खाली कितना चुका रहा है, 20,000। इसका मतलब 80,000 का क्या हो रहा है, लॉस। 80,000 का लॉस ये कौन बियर करेगा, एक्स और जेड बियर करेंगे। तो इसका मतलब 40,000 एक्स बियर करेगा और जो जेड है वो भी कितना बियर करेगा, 40,000। ये तो लॉस वाला पैसा जो वो एक्स्ट्रा बियर करेंगे। अच्छा, अगर देखा जाए तो एक्स ने कितना चुकाना था, 1 लाख तो चुकाना था, प्लस 40,000 उसको वाई वाला जो लॉस वाला हिस्सा है वो भी चुकाना था। तो यहां पे कर दो प्लस 40,000, तो 40,000 तो उसको चुकाना ही है। इसका मतलब क्या, कि 1,40,000 तो जेड वो पैसा है जो एक्स ने अपनी जेब से चुकाना ही था, एक अपने हिस्से वाला और 40 लॉस वाला। लेकिन डी कितना मांग रहा है एक्स से, 3 लाख। तो इसका मतलब अगर मैं 3 लाख में से 1,40,000 माइनस कर दूं तो ये निकल के आता है कितना, 1,60,000। इसका मतलब ये 1,60,000 वो पैसा है जो वो एक्स्ट्रा पे कर रहा है। कौन एक्स्ट्रा पे कर रहा है, एक्स एक्स्ट्रा पे कर रहा है। मगर ये एक्स्ट्रा पैसे आपने अभी देखा था कि अगर लॉस होता है तो लॉस होने के बाद और अगर किसी एक बंदे को कंपेल किया जाता है तो पहली बात तो लॉस होता था, जो बचे हुए पार्टनर वो चुकाएंगे। और उसमें हमने देखा था कि अगर एक बंदे को कंपेल किया जाता है तो ऑल्दो उसको पूरा चुकाना पड़ेगा, लेकिन वो बाकी लोगों से क्लेम कर सकता है। तो अगर देखा जाए तो एक्स जो है वो डी को पूरा 3 लाख चुका रहा है, तो डी, अगर डी ने बोला मैं एक्स से पूरा लूंगा 3 लाख, तो एक्स को देना पड़ेगा। लेकिन एक्स किससे रिकवर कर सकता है, वाई और जेड से। अब वो जेड से कितना रिकवर करेगा, जेड से वो लेगा 1 लाख तो जो जेड ने देना ही था वो वाला, प्लस 40,000 जो लॉस वाला हिस्सा है, कौन सा वाला, जो वाई का लॉस हुआ है, जो वाई ने 80,000 का लॉस करा ना, 40 एक्स चुकाएगा, 40 जेड चुकाएगा, तो 40,000 वो वाला। तो 1,40,000 जेड ने टोटल में चुकाना था, 20,000 वाई ने चुकाना था। तो टोटल में इसका मतलब 1,60,000 ज्यादा चुका रहा है और 1,40,000 तो उसने खुद ने देना ही था, तो वो दे रहा। तो 1,40,000 ये रहा, 1,60,000 जो एक्स्ट्रा है इसकी बाइफर्केशन क्या हो गई, इस 1,60,000 में से वो 1,40,000 तो किससे रिकवर करेगा, वो 1,40,000 रिकवर करेगा फ्रॉम जेड, रिकवर फ्रॉम जेड। और 20,000 पे वो किससे रिकवर करेगा, फ्रॉम वाई। 20,000 रिकवर करेगा फ्रॉम वाई। समझ आ गई ना बाइफर्केशन। तो अब पेपर में सिंपल सी बात है, अगर मैं बहुत मैंने तो बहुत लाइन बाय लाइन समझाया, लेकिन स्टिल फटाफट सम अप करें तो क्या है, 3 बंदे लोन लेके आए थे 1-1 लाख का, किससे, डी से, तो 3 लाख का लोन हो गया, तीनों ने इक्वली इक्वली चुकाना था। पहला पॉइंट, लॉ ये बोलता है क्या, कि अगर कोई लॉस हो जाएगा तो आपको पता है कोई बंदा लॉस करेगा तो दो जितने बचे पार्टनर मिलकर चुकाएंगे। तो हुआ क्या, तीनों ने चुकाना कितना था, 1 लाख 1 लाख 1 लाख। लेकिन हुआ क्या, वाई की वजह से लॉस हो गया, वाई खाली 1/5 चुका पा रहा, 20,000, तो 80,000 का लॉस हो गया। तो वो कौन चुकाएंगे, एक्स और जेड। तो देखा जाए तो अब एक्स और जेड की लाइबिलिटी कितनी है, 1 लाख 1 लाख अपनी वाली, प्लस 40,000 प्लस 40,000 कौन सी वाली, 40 से कौन सा चुका रहे हैं, वाई का नुकसान जो 80,000 का, तो वाई का 80,000 का डिवाइड बाय 2 कर दिया एक्स और जेड में, तो 40 चुकाएगा एक्स और 40 चुकाएगा जेड। तो एक एक इन्होंने अपना चुकाना था, 40 से किसका चुका रहे हैं, जेड का, वाई का। तो एक्स चुकाएगा भी 1,40,000 और जेड भी कितना चुकाएगा, 40, और वाई कितना चुकाएगा, 20। तो नॉर्मल एक्चुअल लाइबिलिटी तो ये निकल के आ गई। लेकिन अब डी क्या बोल रहा है, मैं कितना लूंगा, मैं तो एक्स से ही पूरा 3 लाख लूंगा। तो ठीक है, ले ले। एक्स अगर 3 लाख डी को देगा तो 3 लाख में से जो डी को वो दे रहा है अपना, उसने कितना चुकाना था, 1,40, एक उसका अपना वाला और 40 वो जो वो वाई का लॉस बियर कर रहा था, 1,40 बाहर हो गया, ये तो उसका अपना हिस्सा है। तो इसका मतलब वो वाई और जेड से कितना रिकवर करेगा, जो बचा हुआ 1,60 है, बचे हुए 1,60 में वो कितना रिकवर करेगा, वाई तो खाली कितना दे सकता है, 20,000, तो वो वाई से 20,000 ले लेगा। जेड से कितना लेना है, 1,40, तो 1,40 जेड से ले लेगा। तो टोटल में कितना निकल के आ जाएगा, 1,60, 20 प्लस 1,60, तो ये हो गया 1,40, 20 प्लस 1,40 कितना हो गया, 1,60, और ये लाइबिलिटी उसने उनसे रिकवर कर ली। और अल्टीमेटली डी को पेमेंट किससे मिल गई, एक्स से 3 लाख की। तो अब जरा देखो, तो वो क्या बोलता है, एक्स इज कंपेल्ड टू पे द होल अमाउंट टू डी, एक्स को पूरा पैसा देना पड़ गया।
एग्जामिनिंग द प्रोविजन ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट डिसाइड द एक्सटेंट टू व्हिच एक्स कैन रिकवर फ्रॉम जेड। ये बताओ एक्स जेड से कितना रिकवर कर सकता है? तो एक्स जेड से कितना रिकवर कर सकता है? 140 एक जो जेड ने एक तो एक अपना देना था और 40 वो कौन सा वाला लेगा जेड से? को वाई वाला लेगा। और वाई से कितना रिकवर करेगा? 20 यार। पेपर में उसने वाई की रिकवरी पूछी नहीं है कि वो वाई से कितना लेगा, जेड की पूछी है। लेकिन जब तक तुम ये कैलकुलेशन करोगे नहीं पूरी, तुम्हें पता ही नहीं लगेगा कि जेड से कितना लेना है और वाई से कितना लेना है। तो बेसिकली वो जेड से कितना लेगा 140 और वाई से कितना लेगा 20 यार। ऐसे निकल कर ये पूरा आ गया। अच्छा पेपर में जब आएगा ना, तुम्हारे पेपर में देखो पहले तो इसने पूरा कंसेप्ट समझाया सेक्शन 43 क्या बोलता है, सारे मिलके चुकाएंगे, किसी एक को भी कंपेल किया जा सकता है वगैरह वगैरह। और ये भी बताया हुआ है कि अगर कोई लॉस होता है तो उसमें लॉस जो रिमेनिंग है वो बियर करेंगे। अब नीचे देखो, इन द इंस्टेंट केस एक्स वाई एंड जेड जॉइंटली प्रॉमिस टू पे 3 लाख चुकाना था। वाई बिकम इंसॉल्वेंट एंड इज प्राइवेट एसेट्स आर सफिशिएंट टू पे 1/5 ऑफ हिज शेयर ऑफ डेट। वाई कंगला हो गया, 3 लाख चुकाना था 1 लाख, वाई कंगला हो गया, वो खाली 1/5 चुका सकता अपने हिस्से का। एक्स इज कंपेल्ड टू पे द होल अमाउंट, एक्स को पूरा पैसा देने को बोला गया 3 लाख। तो अब क्या होगा? कहता है एक्स इज एंटाइटल्ड रिसीव 20 AR फ्रॉम किससे? वाई से। 20 AR तो वाई से लेगा, वाई के स्टेट से, और 1,40,000 वो किससे लेगा? जेड से। 1,40 कैसे लेगा? जेड से। और 1,40 वो खुद चुकाएगा जो अपना उसने देना ही था। तो ऐसे निकल के आया। अब इसने तो इतना लिख के छोड़ दिया, इसने ये समझाया ही नहीं कैसे कैसे निकला। तुम पेपर में जब आएगा तो पूरा समझा कर आना, भाई देखो ऐसे ऐसे इतनी लायबिलिटी बनती है, ऐसे ऐसे हो गया, लॉस हो गया तो ऐसे भी ये करेगा ये करेगा ये करेगा, पूरा समझा के आना ताकि नंबर पूरे मिले। खाली अगर ऐसे लिख के आओगे ना, या ऑल्दो ये सजेस्टेड आंसर है तुम्हारे इंस्टीट्यूट का, लेकिन स्टिल तुम ऐसी हरकत मत करके आना। तुम लोग प्रॉपर समझा कर आना, प्रॉपर क्लियर कट समझा कर आना, ऐसे ऐसे निकाल कर कि पहले दिखाना कि तीनों की 1-1 लाख बनती है, फिर बताना जी वाई कंगला हो गया तो वो खाली चुका हुआ 20 हजार, तो उसका 80,000 का लॉस एक्स और जेड बियर करेंगे। ये सेकंड स्टेप में बना देना। फिर थर्ड स्टेप बनाना कि इसका मतलब क्या हो गया कि 80,000 को उनमें बांट दिया तो अब एक्स चुकाएगा 140, जेड चुकाएगा 140 और वाई चुकाएगा 20। पहले ऐसे ऐसे कर दिया। फिर उसके बाद तुम नेक्स्ट स्टेप बनाओगे कि डी मांग रहा है एक्स से कितना? पूरा 3। तो अब एक्स चुकाएगा तो पूरा 3, लेकिन वो वाई से कितना रिकवर करेगा? 20, और जेड से कितना रिकवर करेगा? 140, और टोटल में वो 3 चुका देगा। इसके साथ तुम्हारा ये वाला क्वेश्चन हो गया खत्म। अब वापिस ऊपर चल रहे हैं। ये पेपर का आया हुआ क्वेश्चन था। हाय, तो ये तो हो गया। अब आता है सेक्शन 44, रिलीज ऑफ जॉइंट प्रोमिसर। रिलीज ऑफ जॉइंट प्रोमिसर। अब व्हाट इज रिलीज ऑफ जॉइंट प्रोमिसर? ये आपको ऑलरेडी आता है, मेरे को कराने की जरूरत नहीं है। कि अगर सामने वाला बंदा प्रोमिजी अगर किसी एक बंदे को छोड़ दे कि भाई मैं तेरे से नहीं लूंगा बाकियों से लूंगा, तो क्या वो ले सकता है? यस। या वो किसी एक को पकड़ ले, मैं तेरे से ही सारा पैसा लूंगा बाकियों से नहीं लूंगा, तो ऐसा कर सकता है? यस। लेकिन जिससे वो ले रहा है वो वाला बंदा बाकियों से रिकवर कर सकता है। जैसे हमारे एग्जाम्पल में अगर डी बोल रहा है एक्स को कि भाई मैं तेरे से सारा पैसा लूंगा, इसका मतलब क्या? वो एक्स को पकड़ रहा है और वाई और जेड को क्या कर रहा है? रिलीज। वाई और जेड को क्या कर रहा है? रिलीज छोड़ रहा है। तो लॉ कहता है वाई और जेड भले ही डी के लिए रिलीज हो गए हो, लेकिन वाई और जेड को किसको चुकाना पड़ेगा? एक्स को चुकाना पड़ेगा। तो इसी को हम बोल रहे हैं रिलीज ऑफ जॉइंट प्रोमिसर। रिलीज ऑफ जॉइंट प्रोमिसर। देखो, a release by the promisee of any of the joint promisor does not discharge the other joint promisor from the liability। आ गई बात? अगर डी ने वाई और जेड को छोड़ भी दिया और वो एक्स को पकड़ लिया, तब भी उनकी लाइबिलिटी खत्म नहीं होगी। वाई और जेड किसको चुकाएंगे? एक्स को चुकाएंगे। आगे, द रिलीज जॉइंट प्रोमिसर ऑल्सो कंटिन्यूज टू बी लाइबल टू द अदर जॉइंट प्रोमिसर। आगे ना बात, जो रिलीज वाले हैं वाई और जेड, ये किसको चुकाएंगे? एक्स को चुकाएंगे। आगे, रिलीज का वाला क्या था? छोड़ दिए गए। आगे एग्जाम्पल देखते हैं। और हमारे एग्जाम्पल में डी ने किसको छोड़ा था? हमारे एग्जाम्पल में डी ने वाई और जेड को छोड़ दिया, रिलीज कर दिया, और किसको पकड़ लिया? एक्स को। तो कोई बात नहीं, लॉ कहता है वाई और जेड भले डी के लिए रिलीज हो गए हो, लेकिन वाई और जेड को किसको चुकाना पड़ेगा? एक्स को चुकाना पड़ेगा। आगे क्या बोलता है? D1, D2 एंड D3। अब देखो एग्जांपल समझा रहा है। D1, D2 एंड D3 जॉइंटली ओज अ डेट टू C। मतलब 3 बंदे हैं, D1, D2, D3, तीनों ने मिलकर किससे कर्जा लिया? C से कर्जा लिया। C रिलीजेस D1 फ्रॉम हिज लायबिलिटी, लेकिन C ने क्या बोला? D1 को छोड़ दिया, उसको रिलीज कर दिया कि भाई तू मत चुका, मैं तो किससे पैसा लूंगा? D2 और D3 से पैसा लूंगा। एंड फाइल्स अ सूट अगेंस्ट D2 एंड D3 फॉर द पेमेंट ऑफ डेट। वही वाला एग्जांपल हो गया कि C ने यहां पे D1, D2, D3 तीनों से पैसा लेना था, लेकिन C ने D1 को रिलीज कर दिया और वो क्या बोल रहा है?
तू जा बाहर, मैं तो D2 और D3 से पूरा पैसा लूंगा। किससे पूरा पैसा लूंगा? D2 और D3 से पूरा पैसा लूंगा। तो लॉ कहता है D2 एंड D3 आर नॉट रिलीज फ्रॉम देयर लाइबिलिटी नोर इज D1 फॉर डिस्चार्ज फ्रॉम हिज लाइबिलिटी टू द D2 एंड D3 फॉर कंट्रीब्यूशन। आ गई बात? कहता है D1 अगर देखो उसने क्या करा है, ना तो D2 और D3 की लाइबिलिटी खत्म होगी ना D1 की खत्म होगी। देखा जाए तो C ने D1 को छोड़ दिया, कोई बात नहीं। C ने अगर D1 को छोड़ दिया और D2 और D3 से पूरा पैसा मांग रहा है तो D2 और D3 क्या करेंगे? पूरा पैसा चुकाएंगे। लेकिन D2 और D3 किससे रिकवर कर सकते हैं? सॉरी हाँ, D2 और D3 किससे रिकवर कर सकते हैं? D1 से रिकवर कर सकते हैं। देखो ये लिखा गया ना, D1 D2 एंड D3 जॉइंटली ऑल्सो डेट टू C। यहां पे लिख देते हैं D1 D2 D3 तीनों ने किससे कर्जा लिया? मिलके C से। तो ये तीनों कौन हो गए? जॉइंट प्रोमिसर्स। और C कौन हो गया? लेंडर। और इसको हम दूसरा नाम क्या बोल सकते हैं? प्रोमिजी। और ये तीनों कौन हो गए? प्रोमिसर्स। इनको हम बोरोवर्स भी बोल सकते हैं। आगे D1 D2 एंड D3 जॉइंटली ऑल्सो डेट टू C। C रिलीजेस D1 फ्रॉम लाइबिलिटी। C ने किसको छोड़ दिया? D1 को रिलीज कर दिया। D1 इज रिलीज बाय C। मतलब D1 को C ने छोड़ दिया। इसका मतलब क्या? D1 अब C को नहीं चुकाएगा, लेकिन D1 अब किसको चुकाएगा? D2 D3 को। इसका मतलब C तो क्या कह रहा है? D2 और D3 के ऊपर C ने केस कर दिया। वो तो कह रहा है मैं तो इन दोनों से लूंगा, D1 से नहीं लूंगा, D को मैं छोड़ रहा हूं। लॉ कहता है ठीक है तो छोड़ दे, कोई बात नहीं, D2 D3 तेरे को पूरा पैसा चुका देंगे, लेकिन D2 D3 बाद में किससे रिकवर करेंगे? D1 से रिकवर करेंगे। यही लिखा हुआ इस एग्जांपल में। ये रहा, ये खत्म हो गया। इसी के साथ तुम्हारा डिवोल्यूशन ऑफ जॉइंट लायबिलिटी वाला पूरा टॉपिक खत्म हो गया। नेक्स्ट टॉपिक आता है डिवोल्यूशन ऑफ जॉइंट राइट्स। ये मैं नहीं कराऊंगा, तुम खुद करोगे, समझ आ गया होगा। उसी का उल्टा है। वहां पे तीनों मिलकर देने की बात हो रही थी, वहां पैसा देने की बात हो रही थी, या लेने की बात हो रही है। जैसे वहां तीनों मिलकर चुकाएंगे या तीनों मिलकर लेंगे, और अगर किसी ने लेना था वो मर गया तो उसका बेटा लेगा। तो वही वाली बात है, उसी का उल्टा हो गया। जैसे वहां पे उन्होंने मिलकर चुकाना था, यहाँ पे मिलकर लेंगे। तो ये राइट है ऊपर वाला लायबिलिटी का, तो उसी का उल्टा है। बस यहाँ पे लेने की बात हो रही है, वहां देने की बात हो रही थी, बस। तो ये अपने आप पढ़ोगे। अब आता है डिस्टिंक्शन बिटवीन सक्सेशन एंड असाइनमेंट। बड़ा इंपॉर्टेंट है, पेपर में एक ही बार आया हुआ लेकिन इंपॉर्टेंट है। सक्सेशन और असाइनमेंट में क्या फर्क होता है, जरा देखते हैं क्या है। तो गाइस आगे बढ़ते हैं। डिस्टिंक्शन बिटवीन सक्सेशन एंड असाइनमेंट बहुत सिंपल है। इसमें एक आध पैराग्राफ बच्चे को समझ नहीं आता, पैराग्राफ पे मैं फोकस करूंगा तो समझ आ जाएगा। बहुत सिंपल है, पहला पैराग्राफ तो सिंपल ही है। नीचे वाला पैराग्राफ ऑन द अदर हैंड वाला बच्चे को समझ नहीं आता, वो समझाऊंगा मैं क्या है। सीधी सी भाषा में अगर मैं तुम्हारे को बोलूं तो सक्सेशन और असाइनमेंट में क्या फर्क होता है। पहली बात, सक्सेशन जो होता है वो दो बंदों के बीच में होता है, जिसमें से एक बंदा मर चुका है, एक बंदा जिंदा है। एक बंदा मर चुका है और एक बंदा जिंदा है। असाइनमेंट जो होता है वो जब दो बंदों के बीच में होता है तो दोनों बंदे जिंदा होने चाहिए। दोनों बंदे क्या होने चाहिए? जिंदा होने चाहिए, लिविंग होने चाहिए, लाइव होने चाहिए, जिंदा होने चाहिए। लेकिन जो क्या कहते हैं सक्सेशन, उसमें एक बंदे की डेथ हो चुकी है तो एक जिंदा होता है। एग्जांपल लेके बात करते हैं। सक्सेशन वर्ड बना सक्सेसर से। सक्सेशन वर्ड क्या बना? सक्सेसर से। सक्सेसर कौन होते हैं? उत्तराधिकारी, फैमिली मेंबर्स, है ना। जैसे सपोज मैं मर गया तो मेरी प्रॉपर्टी मेरे बेटे को जाएगी, दैट इज सक्सेशन। इसी को हम क्या बोलते हैं? सक्सेशन। कि मेरे मरने के बाद मेरे जो सारे राइट्स वगैरह थे, जो मेरी लाइबिलिटीज थी, वो सारी किसको पास ऑन हो गई? मेरे बेटे को, दैट इज सक्सेशन। और तुम्हें पता है कि जब कोई बंदा मर जाता है तो उसके राइट भी उसके बेटे को पास ऑन होते हैं और उसकी लाइबिलिटी भी उसके बेटे को पास ऑन होती है। लेकिन तुम अभी मेरे से पढ़ चुके हो, बेटा पूरा लाइबिलिटी नहीं चुकाता। अगर लाइबिलिटी का अमाउंट एसेट से ज्यादा है तो उस केस में बेटा खाली उतना ही पैसा चुकाएगा जितने के उसको फादर से बेनिफिट मिले, मतलब जितने के उसको फादर से एसेट मिले। पढ़ा था ना, सन इज लायबल टू द एक्सटेंट ही गॉट बेनिफिट फ्रॉम हिज फादर। बेटा लायबल है लेकिन टू द एक्सटेंट, कितने एक्सटेंट तक? दैट ही गॉट बेनिफिट फ्रॉम हिज फादर, जितने एक्सटेंट तक उसको अपने फादर से क्या मिला? बेनिफिट मिला। एग्जाम्पल लेके बात करें सक्सेशन का, तो अभी समझाया भी था मैंने कि मान लो एक मिस्टर ए है, मान लो एक मिस्टर एस है। ये एस कौन है? सन ऑफ ए, सन ऑफ ए। ये मिस्टर ए कौन होगा फिर? फादर ऑफ एस। अब क्या हो रहा है, एक पर्सन है मिस्टर बी। मिस्टर बी ने ए को 1 करोड़ रुपए का लोन दिया है।
ठीक, तो मिस्टर बी जो हो गया वो हो गया क्रेडिटर या लेंडर, बोल लो एक ही बात है, और मिस्टर ए हो गया डेटर या बोरोवर, बोल लो एक ही बात है, डेटर या बोरोवर, क्रेडिटर या लेंडर। ऑल दो वैसे तुम्हें पता है क्रेडिटर डेटर में भी फर्क होता है, क्रेडिटर लेंडर में भी फर्क होता है, डेटर और बोरोवर में फर्क होता है, लेकिन बहुत स्लाइटली डिफरेंस होता है, कभी टाइम लगेगा तो बताऊंगा, लेकिन इंटरचेंजेबल यूज ही होती है, मान के चलो। अब हो क्या रहा है समझने वाली चीज कि मान लो इसका मतलब ए के ऊपर लाइबिलिटी कितने की हो गई, 1 करोड़ की तो सामने दिख ही रही है, तो मतलब मान लेते हैं 1 करोड़ की इसके ऊपर लाइबिलिटी है, 1 करोड़ की क्या है लाइबिलिटी, 1 करोड़ की, और मान लेते हैं ए के पास जो एसेट है वो 60 लाख के। इसका मतलब ए के पास एसेट भी और लाइबिलिटी भी है, एसेट कितने के 60 लाख के, लाइबिलिटी कितने की 1 करोड़ की। देखो जब ए की डेथ हो जाएगी तो उसकी सारी प्रॉपर्टी उसके बेटे के पास जाएगी, उसे हम बोलते हैं सक्सेशन, उसी को हम क्या बोलते हैं सक्सेशन, क्योंकि यहां पे ए जो है वो ये जो एस है ये जो उसका बेटा है उसे हम कहेंगे सक्सेसर। सक्सेसर कौन होता है, उत्तराधिकारी, फैमिली मेंबर्स, जो मरने के बाद इसके पास हिस्सा जाना है। तो सक्सेशन में उसको प्रॉपर्टी मिली, एसेट मिला, लेकिन एसेट तो मिला, लेकिन लॉ क्या कहता है, जो अगर बेटा बाप का फायदा उठा रहा है चीज का तो बेटे को बाप का कर्जा भी चुकाना पड़ेगा। अच्छा इसका मतलब क्या कि बाप, बेटे ने 60 लाख के एसेट लिए ना बाप के, तो बेटे को लाइबिलिटी भी चुकानी पड़ेगी, बाप की एस को लाइबिलिटी चुकानी पड़ेगी, लेकिन क्या पूरी चुकाएगा 1 करोड़ की, नहीं, खाली कितना चुकाएगा, ओनली 60 लाख तक चुकाएगा, जितने का उसको उसके फादर से फायदा मिला, फायदा 60 लाख का मिला, बेटा खाली 60 लाख ही चुकाएगा, 40 लाख का नुकसान हो गया किसका, बी का, 40 लाख एस अपनी जेब से नहीं चुकाएगा, भले इस पे बहुत पैसा हो एस पे, लेकिन बी एस को फोर्स नहीं कर सकता, बी खाली कितना रिकवर कर सकता है, जितने की उसको उसके फादर से प्रॉपर्टी मिली एस को। अच्छा तो फिर बच्चा बोलता सर फायदा क्या है, नुकसान भी क्या है। अच्छा एक बात बताओ, अब फायदा हो सकता है कि मान लो उसके बाप के पास प्रॉपर्टी 1 करोड़ की जगह 2 करोड़ की होती, और एसेट खाली, सॉरी लाइबिलिटी जो है वो 1 करोड़ की होती, और जो एसेट है वो मान लो 2 करोड़ के होते, तो फायदा था नहीं था, यस बिल्कुल था। अगर अब बेटा, ऑब्वियस सी बात है बेटे को बाप के एसेट मिले तो बेटा 1 लाख इसमें 1 करोड़ इसमें चुका भी देगा, तो 1 करोड़ रुपए किसके होगा, बेटे के, तो इसलिए फायदा होता है, लेकिन नुकसान कोई नहीं है। अगर बेटे को बाप का कर्जा चुकाना पड़ रहा तो खाली कितना चुकाएगा, ज्यादा से ज्यादा क्या हो जाएगा, नो प्रॉफिट नो लॉस। कि अगर पहले वाला सिचुएशन ले लें कि एसेट है एसेट है 60 लाख की, लाइबिलिटी 1 करोड़ की, तो बस 60 लाख ही तो चुकाने हैं, फिर जितने का फायदा मिला वो चुकाना पड़ जाएगा, जीरो हो जाएगा, और तो कुछ नहीं होगा, नो प्रॉफिट नो लॉस, मतलब अपनी जेब से तो कुछ नहीं चुकाना पड़ेगा बेटे को। लेकिन अगर बाप के एसेट ज्यादा हुए और लाइबिलिटी कम हुई तो बेटे को फायदा है, तो इसे हम बोलते हैं सक्सेशन। मगर समझाना क्या था कि सक्सेशन के अंदर लाइबिलिटी भी पास ऑन होती है, लाइबिलिटी भी पास ऑन होती है प्लस एसेट भी पास ऑन होते हैं, दोनों पास ऑन होते हैं। मतलब बेटे के पास लाइबिलिटी भी जा रही है बाप की और एसेट भी जा रहे हैं, दोनों जा रहे हैं, अगर लाइबिलिटी खाली उतनी जाएगी जितने के उसको एसेट मिले हैं, ये बात समझ आती है। लेकिन अगर मैं बात करूं असाइनमेंट की, तो असाइनमेंट का मतलब होता है राइट पास ऑन करना। असाइनमेंट के अंदर खाली राइट पास ऑन होते हैं, लाइबिलिटी पास ऑन नहीं होती। असाइनमेंट में ओनली राइट पास ऑन होते हैं, राइट्स बोल लो या एसेट्स बोल लो, राइट पास ऑन होते हैं, मैं राइट बोलना ज्यादा बेटर रहेगा। असाइनमेंट में खाली राइट पास ऑन होते हैं, लाइबिलिटी पास ऑन, राइट पास ऑन होते हैं, लाइबिलिटी पास ऑन नहीं होती। असाइनमेंट में खाली राइट पास ऑन होते हैं, लाइबिलिटी पास ऑन नहीं होती। अच्छा एग्जांपल लेके बात करें तो मैं याद भी होगा, मैंने प्रीविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की जब एक्सेप्शंस कराई थी तो मैंने असाइनमेंट का टॉपिक समझाया था कि मान लो, देखो बड़े ध्यान से सुनना, मान लो एक मिस्टर ए है, इसकी एक लैंड है बहुत बड़ी, ये इसकी लैंड है बहुत बड़ी। मान लो एक पर्सन मिस्टर बी है, अच्छा जो लैंड है ना, लैंड जो इसकी है, ये ना इसे कमर्शियल पर्पस के लिए यूज करता है, कमर्शियल पर्पस के लिए यूज करता है, मतलब ये इसे रेंट पे देता है कमर्शियल पर्पस के लिए। और इस लैंड पे क्या करता है ये मैं बताता हूं। तुमने देखा होगा जब रामलीला वगैरह पे जाते हो, कि रामलीला लगती है जो, तो रामलीला वगैरह के अंदर या और कोई जो दिवाली के फंक्शन वगैरह होते हैं
उसमें तुमने देखा होगा बहुत सारे गोदाम मतलब क्या कहते हैं लैंड होते हैं, ऐसे सारे बहुत सारी जगहें होती हैं जहां पे स्टॉल्स लगते हैं खाने पीने के। दशहरे पे तुमने देखा होगा, ऑल्दो वो ज्यादातर गवर्नमेंट लैंड ही होते हैं, वो गवर्नमेंट लैंड ही होते हैं, प्राइवेट तो होते नहीं। लेकिन मैं मान के चल रहा हूं कि मान लो एक ही बहुत बड़ी लैंड है, प्राइवेट लैंड है एक ही है तो, और वो ना क्या करता है, इस पे बहुत सारे ना खाने पीने के इस लैंड पे स्टॉल्स लगते हैं, ईटिंग जॉइंट्स लगते हैं, बड़े सारे खाने पीने की दुकानें हैं इस लैंड के ऊपर लगती हैं। हर साल के अंदर वो 2-2 3-3 महीने लगती रहती हैं, से अब कोई ना कोई फेस्टिवल आता है तो लगती हैं, फिर उसके बाद चली जाती हैं। और वो जो इस लैंड के ऊपर जो स्टॉल्स लगाते हैं, ऑब्वियसली बात है वो लोग रेंट देते होंगे, स्टॉल्स ओनर रेंट देते होंगे किसको, मिस्टर ए को। तो इसका मतलब उस लैंड के ऊपर मिस्टर ए का एक अधिकार है, क्या कि इस लैंड के ऊपर जितने भी स्टॉल लगेंगे उसका किराया किसके पास आएगा, ए के पास आएगा। अब हुआ क्या कि ए ने ना ये पूरी की पूरी लैंड मिस्टर बी को असाइन कर दी, ये पूरी की पूरी लैंड मिस्टर बी को क्या कर दी, असाइन कर दी। तो ए हो गया असाइनर और बी हो गया असाइनी। अच्छा, असाइन करने का मतलब क्या होता है, राइट पास कर दिया इस पूरी लैंड का। अच्छा, तुम लोग अपने घर में किराएदार रखते हो, रेंट पे रखते हो किराएदार, तो वो भी असाइनमेंट है। किराएदार के अंदर क्या होता है, तुमने किराए पे मकान दिया किराएदार को, तो जितने टाइम तक तो अच्छा तुमने मकान दिया, तुम असाइनर हो गए और किराएदार क्या हो गया, असाइनी। और अब तुमने क्या करा है, उस असाइनी के फेवर में, किराएदार के फेवर में एक राइट क्रिएट कर दिया है। किस चीज का राइट क्रिएट कर दिया है, कि आज से वो इस मकान में रहेगा, आज से वो इस मकान में रहेगा। दैट इज असाइनमेंट, दैट इज असाइनमेंट। अच्छा, एक चीज देखो, तो इसका मतलब, और असाइनमेंट में एक्सक्लूसिव राइट होता है। क्या होता है, एक्सक्लूसिव राइट होता है। एक्सक्लूसिव राइट किस चीज का, कि भाई अगर मैंने असाइन कर दी, जितने टाइम के लिए मैंने असाइन कर दी उतने टाइम तक मैं उसे खुद भी यूज नहीं कर सकता। जैसे एग्जांपल, मैंने अगर किराएदार को मकान किराए पे दे दिया, असाइन कर दिया, मतलब राइट पास ऑन कर दिया रहने का, तो मैं क्या किराएदार को बोल सकता हूं कि मेरा मकान है, आज रात को मैं तुम्हारे यहां सोऊंगा, नहीं ना। तो इसका मतलब अगर मैंने उसे 2 साल के लिए किराए पे दिया, तो 2 साल के लिए इसका एक्सक्लूसिव राइट किसके पास है, उस मकान में रहने का, किराएदार के पास। वो अलग बात है, मैं उसे कल को निकाल दूं और खुद चला जाऊं तो बात अलग है, लेकिन जितने टाइम के लिए असाइन कर दिया, रेंट पे दे दिया, उतने टाइम तक मैं खुद नहीं जा सकता उस लैंड पे। मतलब असाइनमेंट में एक्सक्लूसिव राइट पास ऑन होता है जब तक असाइनमेंट का कॉन्ट्रैक्ट चल रहा होता है। तो मान लो ए ने बी को लैंड असाइन कर दी पूरी की पूरी, इसका मतलब, और बी जो है ना इस पूरी लैंड के लिए ए को रेंट देता है। अच्छा, अब पूरी लैंड के लिए ए को रेंट दे रहा है, मगर एक चीज तो क्लियर है ना, मिस्टर बी पूरी लैंड के लिए रेंट दे रहा है, मगर जिस लैंड पे जितने भी स्टॉल्स लगते थे, वो स्टॉल वाला रेंट किसके पास आएगा, बी के पास आएगा। क्यों, क्योंकि अब जब तक असाइन हो गई तो 2 साल तक उस लैंड पर अधिकार, मान लो 2 साल के लिए असाइन हुई है, मान लो 2 इयर्स के लिए असाइन हुई है, तो 2 साल तक उस लैंड के ऊपर सारा अधिकार किसका हो गया, बी का हो गया। जितने टाइम तक असाइनमेंट, तो लैंड पे सारा अधिकार किसका हो गया, बी का हो गया। इसका मतलब क्या, लैंड के ऊपर जितने भी लोगों से किराया कलेक्ट करना है, जितने भी लोगों को स्टॉल लगाने के लिए देना ना देना, वो सब किसका काम है, अब बी का काम है। वो सब किसका काम है, बी का काम है। इसका मतलब क्या, कि बी के फेवर में एक राइट क्रिएट हो गया। किस चीज का राइट क्रिएट हो गया, कि आज से इस लैंड पे जो सारे अधिकार ए के थे, वो सारे अधिकार अब किसके हो जाएंगे, बी के हो जाएंगे। दिस इज असाइनमेंट, दिस इज असाइनमेंट। असाइनमेंट में राइट पास ऑन होता है लेकिन लाइबिलिटी पास ऑन नहीं होती। ये क्यों, अब जरा बताता हूं। मान लो इस लैंड के ऊपर ना, इस लैंड को गिरवी कर कर, इस लैंड के, मान लो इस लैंड की वैल्यू है 5 करोड़ रुपए, इस लैंड की वैल्यू है 5 करोड़ रुपए, और इस 5 करोड़ की जो लैंड है ना, इस लैंड की वैल्यू है, इस 5 करोड़ की लैंड पे ना मिस्टर ए ने ना मिस्टर सी से ना लोन लिया हुआ है 50 लाख का। कितने का लोन लिया हुआ है, 50 लाख का लोन लिया हुआ है इस लैंड के बेस पे। मतलब इस लैंड को, जैसे हम लोग देखते हैं ना, हम लोग होम लोन लेते हैं, अपना घर गिरवी करवाकर लोन लेते हैं, तो इसने लैंड को गिरवी करवाकर लोन लिया हुआ है। कितने का, 50 लाख का। अब बड़े ध्यान से सुनना, ए क्या करता है, जब वो बी को लैंड असाइन कर रहा है, ए जब बी को लैंड असाइन कर रहा है, तो बी को वो क्या बोलता है, भाई सुन मेरी बात, ये 5 करोड़ की लैंड मैं तेरे फेवर में कर रहा हूं 2 साल के लिए, इस लैंड पे जितना भी, इस लैंड के ऊपर जितनी भी कमाई होती है वो सब तेरी, तू मेरे को बदले में रेंट देता रही हो, लेकिन साथ में एक शर्त और है, क्योंकि मैं तेरे को इतने सारे अधिकार दे रहा हूं इस लैंड के ऊपर, जितने भी स्टॉल लगते तू कमा, तेरे को मेरी लाइबिलिटी चुकानी पड़ेगी, तेरे को मेरी लाइबिलिटी चुकानी पड़ेगी। जो पैसा मैंने चुकाना था वो तू चुकाएगा, वो तू चुकाएगा। लॉ कहता है ये नहीं कर सकते, लॉ कहता है आप ये काम नहीं कर सकते। असाइनमेंट में आप राइट पास ऑन कर सकते हो, लाइबिलिटी पास ऑन नहीं कर सकते। ये लाइबिलिटी आपने लोन लिया था, आप ही चुकाओगे, वो नहीं चुकाएगा। आपने लोन लिया था, आप ही चुकाओगे, वो नहीं चुकाएगा। अगर किसी को याद हो तो इसका एक बहुत बड़ा रीजन ये भी है, प्रीविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। प्रीविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्या बोलता है, ओनली पार्टीज टू द कॉन्ट्रैक्ट कैन स्यू। अगर देखा जाए तो केस, कॉन्ट्रैक्ट जो हुआ था वो ए और सी के बीच में हुआ था, बी और सी का तो कोई लेन देन ही नहीं है। तो भाई अगर एक ऑब्वियस सी बात है ना, कि कल को अगर मिस्टर ए कहता है बी चुकाएगा, भाई बी का तो सी के साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं है, बी का सी के साथ तो कोई कॉन्ट्रैक्ट है ही नहीं, तो बी चुकाएगा क्यों, और सी बी के ऊपर केस भी नहीं कर पाएगा। क्यों, क्योंकि भाई सी और बी ने तो कभी आपस में कॉन्ट्रैक्ट किया ही नहीं, और सी थर्ड पार्टी पे केस नहीं कर सकता।
तो इसका मतलब अगर ए ने सी से लोन लिया है तो ए ही चुकाएगा। इसका मतलब आप उस लैंड की लाइबिलिटी पास ऑन नहीं कर सकते, आप उस लैंड के राइट पास ऑन करो तो लाइबिलिटी आप खुद चुकाओगे, लाइबिलिटी आप खुद चुकाओगे। ठीक, आगे अब जरा रीड कर लो बुक से, देखो डिस्टिंक्शन बिटवीन टू लीगल कंसेप्ट विद सक्सेशन एंड असाइनमेंट। सक्सेशन एंड असाइनमेंट में भी नोटेड केयरफुली। पहला, when the benefits of a contract are succeeded to by process of law, मतलब एक कॉन्ट्रैक्ट के बेनिफिट्स, succeeded means मरने के बाद बेटे को मिल रहे बेनिफिट, then both the burden and benefit attaching to the contract may sometimes devolve on the legal heir. Devolve means pass on. जब कोई कॉन्ट्रैक्ट होता है, सपोज बाप की कोई चीज थी और उसने किसी का कोई कॉन्ट्रैक्ट करा हुआ था, लाइबिलिटी ले रखी थी, तो कहता है अगर वो बंदा मर जाए तो बोथ क्या पास होंगे, बर्डन एंड बेनिफिट। बर्डन का मतलब क्या, लाइबिलिटी, बेनिफिट मतलब एसेट। बेटे को बाप के एसेट भी मिलेंगे और बेटे को बाप की लाइबिलिटी भी मिलेगी, तुमने सक्सेशन के केस में देखा। आगे, सपोज अ सन सक्सीड्स टू द एस्टेट ऑफ हिज फादर। एस्टेट का मतलब क्या होता है, प्रॉपर्टी लेफ्ट आउट बाय द डिसीज्ड। एस्टेट मींस प्रॉपर्टी लेफ्ट आउट बाय द डिसीज्ड। डिसीज मींस जो मर गया, जो मर गया उसके मरने के बाद जो उसकी प्रॉपर्टी है उसको हम बोलते हैं एस्टेट, और वो प्रॉपर्टी किसको मिल रही है, उसके बेटे को। तो कहता है सपोज अ सन सक्सीड्स टू द एस्टेट ऑफ हिज फादर आफ्टर हिज डेथ। एक बेटे को उसकी प्रॉपर्टी मिलती है उसके फादर की डेथ होने के बाद। आगे, he will be liable to pay the debts and liabilities of his father owed during his lifetime। तो उसको अपने फादर की लाइबिलिटी और डेट्स चुकाने पड़ेंगे जो उसके फादर ने, क्योंकि उसको बेनिफिट्स मिल रहे हैं फादर की लैंड के, तो जो उसके फादर ने लाइबिलिटी वगैरह ली थी अपने लाइफ टाइम में वो भी किसको चुकानी पड़ेगी, बेटे को। लेकिन क्या सारी चुकानी पड़ेगी, नहीं। देखो, बट इफ द डेट्स ओव्ड बाय हिज फादर एक्सीड द वैल्यू ऑफ द एस्टेट इनहेरिटेड बाय द सन। एस्टेट मींस एसेट हो गया। एस्टेट क्या है, एक एसेट, लैंड ही तो है, वो एसेट है। कहता है अगर लाइबिलिटी की वैल्यू एसेट से ज्यादा है then he would not be called upon to pay the excess। तो उस बेटे से ज्यादा नहीं मंगाया जाएगा। मींस लाइबिलिटी 1 करोड़ की, एसेट 60 लाख के हैं, तो बेटे से एक्सेस नहीं मंगाया जाएगा। he will not be called to pay upon the excess। मींस बेटे से खाली 60 लाख ही मंगाया जाएगा, एसेट वाला 40 लाख ऊपर का लाइबिलिटी वाला नहीं मंगाया जाएगा। इन अदर वर्ड्स, the liability of the son will be limited to the extent of the property inherited by him। आ गई बात। इन अदर वर्ड्स, बेटा खाली उतना ही चुकाएगा जितने का उसको बेनिफिट मिला, प्रॉपर्टी मिली उसके फादर से। मगर अब ये तो बात किसकी थी, सक्सेशन की। अब आते हैं असाइनमेंट में। इन द मैटर ऑफ असाइनमेंट, असाइनमेंट में क्या होता है, इन द मैटर ऑफ असाइनमेंट हाउएवर द बेनिफिट ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट कैन ओनली बी असाइन्ड बट नॉट द लायबिलिटीज हियरइंडर। आ गई बात। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ असाइनमेंट के अंदर खाली आप बेनिफिट ट्रांसफर कर सकते हो, लायबिलिटी ट्रांसफर नहीं कर सकते। क्यों? दिस इज बिकॉज व्हेन द लायबिलिटी इज असाइन्ड अ थर्ड पार्टी गेट्स इन्वॉल्वड इन। अगर लायबिलिटी आपने असाइन कर दी तो थर्ड पार्टी आ जाएगी। मींस क्या, ए अपनी लायबिलिटी अगर बी को असाइन कर दे कि मेरे बिहाफ पे तू चुकाएगा, तो बी तो कॉन्ट्रैक्ट में थर्ड पार्टी है ना, बी और सी का तो कोई लेन देन नहीं है। सी को ना लेंडर, लेंडर ने पैसा ए से लेना है, बी से नहीं लेना, तो बी का तो कोई लेन देन ही नहीं है यहाँ पे, तो थर्ड पार्टी है बी तो लेंडर के लिए, तो वो थर्ड पार्टी आ जाएगा। और आपको पता है फिर प्रीविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट लग जाएगा, और प्रीविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के अकॉर्डिंग लेंडर कभी भी थर्ड पार्टी पे केस नहीं कर पाएगा और लेंडर का पैसा मर जाएगा। हालांकि तुमने, बच्चा मेरे को एक कंफ्यूज होता है यहाँ पे, और बच्चा एक चीज बोलता है, सर क्या, वो क्वेश्चन क्या था, वो एक चीज क्या थी कि ए ने बी को लोन दिया। मैंने तुम्हारे को एक चीज समझाई थी कि मान लो ए लेंडर हो गया, बी बोरोवर हो गया, और अगर मान लो 10 लाख का लोन दिया, बच्चा इससे कंफ्यूज होता है इसलिए पहले समझा रहा हूं कहां कंफ्यूज होता है। मान लो ए ने बी को 10 लाख का लोन दिया, तो ए लेंडर हो गया, बी बोरोवर हो गया। मान लो फॉर 1 ईयर दिया, फॉर 1 ईयर दिया। इसका मतलब यह है कि अगर कल को बी अनएबल टू पे हो जाता है तो ए बी के ऊपर केस कर देगा, राइट। तो मीनवाइल बी जो है ना, वो अपने एक फ्रेंड को लेके आया सी को, और सी जो है वो ये बोलता है ए को कि भाई देख, तो इसके ऊपर केस मत कर, जो इसके पैसे, अगर इसको 1 महीने का टाइम और दे दे, इसके ऊपर केस मत कर, अगर 1 महीने में ये नहीं चुकाएगा तो मैं चुका दूंगा। इसका मतलब सी क्या है, गारंटर। सी क्या है, गारंटर, गारंटी दे रहा है। तो बच्चा बोलता सर यहां पे भी तो थर्ड पार्टी आ रहा है, गारंटर ने पहले इनके साथ कॉन्ट्रैक्ट थोड़ी करा था। लेकिन एक बात सोचो, यहां पे गारंटर ने पहले नहीं करा था, लेकिन अब गारंटर सी जो है वो ए के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है ना। सी तो बोल रहा है ना ए को कि भाई वो नहीं चुकाएगा तो मैं चुका दूंगा। इसका मतलब ए और सी के बीच में आपस में कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है। लेकिन यहां पे तो ऐसा कुछ कॉन्ट्रैक्ट हो ही नहीं रहा ना। यहां पे पहले वाले एग्जाम्पल में जब हम असाइनमेंट के केस में देखेंगे, तो जब ए बोल रहा है बी को कि मेरे बिहाफ पे लायबिलिटी तू चुकाएगा, वो भाई ए और बी की आपस में बात हो रही है, लेकिन बी और सी की तो आपस में कोई बात नहीं है ना। बी और सी का तो आपस में कोई कॉन्ट्रैक्ट हुआ ही नहीं। और सी को जब वो बी को वो बोल रहा है तो सी को चुकाएगा, तो सी बी के लिए तो सी थर्ड पार्टी है, या सी के लिए बी थर्ड पार्टी है, ऐसे बोल लो।
बी और सी का आपस में कोई लेन देन नहीं है, ए का दोनों से लेन देन है, ए का बी के साथ भी कॉन्ट्रैक्ट है असाइनमेंट का, और ए ने सी से भी लोन लिया हुआ है, लेकिन बी का तो सी से कोई लेन देन है नहीं, और ए क्या बोल रहा है मेरी लाइबिलिटी तू चुकाएगा, तो लॉ कहता है अलाउड नहीं है। बी क्यों चुकाएगा भाई, बी का कोई सी के साथ कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं है। अच्छा उस वाले एग्जांपल में क्या हो रहा था, वहां पे सी ए से कॉन्ट्रैक्ट कर रहा था खुद ही, उस वाले एग्जांपल में जो थर्ड पार्टी था, यहां पे जो एग्जांपल में थर्ड पार्टी सी ए के पास खुद जा रहा था कि ए नहीं चुकाएगा तो मैं चुकाऊंगा, लेकिन यहां पे बी खुद थोड़ी जा रहा सी के पास कि ए नहीं चुकाएगा तो मैं चुकाऊंगा ए की लाइबिलिटी, यहां तो ऐसा कोई लेन देन ही नहीं है। यहां तो ए जबरदस्ती बी को फोर्स कर रहा है कि तो मेरे ब्याह पे चुकाएगा, लॉ कहता है अलाउड नहीं है, असाइनमेंट में अलाउड नहीं है, आप जबरदस्ती किसी को नहीं घुसा सकते, लाइबिलिटी पास ऑन नहीं करोगे, अगर आप लाइबिलिटी पास ऑन करोगे तो थर्ड पार्टी आ जाएगी, और थर्ड पार्टी पे कोई केस नहीं किया जा सकता बिकॉज ऑफ प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। तो अब जरा देखो, तो ऑन द अदर हैंड सीधी सी भाषा में क्या बोल रहा है, कहता है ऑन द अदर इफ अ क्रेडिटर असाइंस द बेनिफिट ऑफ अ प्रॉमिस, लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट, इफ अ क्रेडिटर असाइंस द बेनिफिट ऑफ अ प्रॉमिस, बड़े ध्यान से सुनना क्या है, आगे he thereby entitled the assignee to realize the debt from the debtor but where the benefit is, ये लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट है, ये बच्चों को समझ ही नहीं आती, but where the benefit is coupled का मतलब होता है अटैच्ड, पहले मैं पूरी लाइन पढ़ा रहा हूं फिर समझाऊंगा क्या है, with a liability or where the personal consideration has entered into making the contract then the benefit cannot be assigned। अब ये क्या मतलब है जरा देखते हैं। तो गाइस आगे बढ़ते हैं, अब जरा देखते हैं इसके एग्जांपल समझते हैं क्या है। मान लो एक पर्सन है मिस्टर ए, मान लो एक पर्सन है मिस्टर बी, मिस्टर ए ने मिस्टर बी को 10 लाख रुपए का लोन दिया था, ठीक, तो मिस्टर ए हो गए क्रेडिटर एंड मिस्टर बी हो गए डेटर, ए हो गया क्रेडिटर एंड बी हो गया डेटर। ए ने बी को 10 लाख का लोन दिया, ए हो गया क्रेडिटर, बी हो गया डेटर। अब क्या हो रहा है, मान लो ए ने ना किसी मिस्टर एक्स का 5 लाख रुपए पे भी करना था, मतलब ए ने बी को 10 लाख दिए थे, इसका मतलब ए ने बी से 10 लाख लेने थे, और एक्स को 10 लाख एक्स को 5 लाख देने भी थे किसी एक्स को, इसका मतलब ये जो 10 लाख ए ने वापस लेने हैं वो तो इस पे आएंगे, लेकिन ये 5 लाख की एक्स ए के ऊपर क्या लायबिलिटी। अब हो क्या रहा है, मिस्टर ए का एक फ्रेंड है मिस्टर जेड, ये फ्रेंड ऑफ मिस्टर ए है। अब बड़े ध्यान से सुनना, ये ए जेड को क्या कहता है, भाई सुन मैंने जो 10 लाख रुपए बी से लेने थे ना वो मेरी जगह तू ले ले, मेरी जगह तू ले ले, तू रिकवर कर लिया उससे। अब बड़े ध्यान से सुनना, मेरी जगह तू ले ले, तू रिकवर कर लिया, लॉ कहता है ये अलाउड है, लॉ कहता है असाइनमेंट है ना, असाइनमेंट में राइट पास ऑन हो सकता है, लायबिलिटी पास ऑन नहीं हो सकती। ए जेड को क्या दे रहा है, राइट दे रहा है, लायबिलिटी दे रहा है, राइट दे रहा है किस चीज का, 10 लाख रुपए रिकवर करने का, 10 लाख रुपए रिकवर करने का राइट दे रहा है। ए जेड को क्या दे रहा है, एक राइट दे रहा है क्या, कि जो 10 लाख मैंने लेने थे वो तू ले लियो, ये तो ठीक है, लेकिन ना बड़े ध्यान से सुनना, लॉ कहता है अगर आप खाली राइट पास ऑन कर रहे हो, क्या कि जो ए अगर जेड को खाली ओनली राइट पास कर रहा है, क्या कि जो 10 लाख राइट किस चीज का, रिकवर रुपीज 10 लाख फ्रॉम बी, रुपीज 10 लाख फ्रॉम मिस्टर बी, अगर ये राइट दे रहा है ओनली राइट गिवन टू जेड, अगर वो खाली ये अधिकार दे रहा है कि जो भाई बी से 10 लाख रुपए रिकवर कर ले, ये अलाउड है ये, अच्छा अगर ए अच्छा ऐसा अधिकार दे रहा है, अगर ए जेड को अधिकार दे रहा है तो मैं कह सकता हूं ए हो गया असाइनर और जेड हो गया असाइनी, कि उसको राइट दे रहा है कि मेरे बिहाफ पे तू रिकवर कर ले, राइट पास ऑन करना आसान है। लेकिन अब आगे देखो, अगर इसी पिक्चर में ट्विस्ट डाल दूं, ए शर्त रख दे क्या कि भाई देख ये जो 10 लाख है ना वो तो तुझसे ले ले, लेकिन ना मैंने ना 5 लाख रुपए किसी एक्स को देने हैं, वो तू चुकाएगा, वो मेरे बिहाफ पे कौन चुकाएगा, तू चुकाएगा, जो मैंने चुकाने थे वो तू चुकाएगा। इसका मतलब यहां पे ए लायबिलिटी भी पास ऑन कर रहा है, ये 5 लाख की, देखो ए ने 10 लाख लेने थे वो राइट था उसका, लेकिन ए ने जो एक्स को 5 लाख चुकाने थे वो ए की लायबिलिटी है, तो इसका मतलब देखा जाए तो ए का एक राइट है कितने का, 10 लाख का रिकवरी का, और एक उसकी लायबिलिटी है कितने की, 5 लाख की। पहले तो अगर ए खाली 10 लाख रुपए का राइट ट्रांसफर करता है कि भाई मेरे बिहाफ पे 10 लाख रुपए तू ले लियो, तो अलाउड है, असाइनमेंट में खाली राइट पास होना था, लायबिलिटी पास ऑन नहीं होती। लेकिन अगर ए साथ में बोलता 10 लाख का जो मेरा बी से रिकवर करने का अधिकार है वो तू ले ले, साथ में जो मैंने एक्स से
5 लाख रुपए एक्स को जो मैंने देने हैं वो भी तू देगा, वो तू देगा। इसका मतलब लाइबिलिटी भी पास ऑन कर रहा है। लॉ कहता है ओनली राइट गिवन टू जेड है, अलाउड है। लेकिन अगर आप राइट प्लस लाइबिलिटी दोनों दे रहे हो वो अलाउड नहीं है। राइट प्लस लाइबिलिटी दोनों दे रहे हो तो वो अलाउड नहीं है इन केस ऑफ असाइनमेंट, अलाउड नहीं। आपको पता है क्योंकि असाइनमेंट में खाली राइट पास ऑन था, लाइबिलिटी पास ऑन नहीं होती। अब लाइन पढ़ना, इफ अ क्रेडिटर असाइंस द बेनिफिट ऑफ अ प्रॉमिस। अच्छा, क्रेडिटर ये है, इसने अपना बेनिफिट ऑफ प्रॉमिस, बेनिफिट कितना मिलना था इसको, 10 लाख रुपए वापस मिलने थे बी से, और प्लस इंटरेस्ट भी मिलना था। जो इसने 10 लाख का लोन दिया बी को, ऑब्वियसली बात उस पर इंटरेस्ट भी मिलेगा। अगर क्रेडिटर ने अपने बेनिफिट ऑफ प्रॉमिस, मतलब इस प्रॉमिस क्या, ये जो ए और बी का आपस में एग्रीमेंट हो एक प्रॉमिस है, इसका जो बेनिफिट मिलना था, अगर ए असाइन कर देता किसी और को और ए ने किसको असाइन कर दिया, जेड को, कि मेरे भी यहाँ पे जो मेरे को 10 लाख रुपए मिलने थे और उसका इंटरेस्ट मिलना था वो तू ले ले, वो तू ले ले। ले आगे, इफ अ क्रेडिटर असाइन द बेनिफिट ऑफ अ प्रॉमिस he thereby entitle the assignee to realize the debt from the debtor। तो he thereby entitles the assignee to realize the debt from the debtor, debt from the debtor, कि वो अगर वो कहता है कि अगर कोई क्रेडिटर बेनिफिट असाइन करता है अपने प्रॉमिस का, तो वो एंटाइटल कर रहा है असाइनी को कि तू डेट तू रिकवर कर। जैसे इसका मतलब क्या, इस क्रेडिटर ने बी से 10 लाख रुपए लेना था, लेकिन इसने वो क्रेडिटर ने जो बेनिफिट इस, अच्छा वो 10 लाख रुपए इसका बेनिफिट है ना, इस पे आएगा, जो उसका इंटरेस्ट भी आएगा प्लस 10 लाख वापस भी आएगा। तो इसने ये ने क्या बोला, जो मैंने उससे पैसा रिकवर करना है मेरी जगह पे तू रिकवर कर लियो, प्लस इंटरेस्ट भी ले लियो। तो इसका मतलब अगर ए अपना ये राइट इसको पास ऑन कर रहा है जेड को, तो ये हो गया असाइनर और जेड हो गया असाइनी, और ये ए यहाँ पे क्रेडिटर है और जेड यहाँ पे असाइनी है। तो अब जरा देखो, इफ अ क्रेडिटर असाइंस द बेनिफिट ऑफ प्रॉमिस, क्रेडिटर ने अपने जो बी के साथ प्रॉमिस हुआ था कि 10 लाख रुपए रिकवर करने का, वो किसको असाइन कर दिया, असाइनी को, जेड को। आगे, he thereby entitled the assignee to realize the debt from the debtor, तो इसने Z को अधिकार दे दिया कि जो पैसा मैंने लेना था वो तू ले लियो, किससे, B से। आगे, but where the benefit is coupled with the liability, coupled means attached, or where a personal consideration is entered into making the contract, then benefit cannot be assigned। आ गई बात। मगर वो कह रहा है अगर आप इस बेनिफिट को लाइबिलिटी के साथ अटैच कर रहे हो, मतलब क्या, ये तो बेनिफिट है जो आप Z को पास ऑन कर रहे हो, प्लस उसके ऊपर एक लाइबिलिटी भी अटैच करके दे रहे हो कि जो भाई मैंने X को चुकाना है वो तू चुका दियो, जो मैंने X को चुकाना है वो मेरी जगह पे तू चुका दियो। तो वो आपने क्या करा है, बेनिफिट को लाइबिलिटी के साथ अटैच कर दिया है। आपने जेड को दो चीजें दी हैं अटैच करके, बेनिफिट के साथ लाइबिलिटी भी दी है। बेनिफिट क्या दिया, जेड बी से 10 लाख रुपए तो रिकवर कर लियो। लाइबिलिटी क्या दी है कि एक्स को तो 5 लाख रुपए दे दियो। तो लॉ कहता है देन द बेनिफिट कैन नॉट बी असाइन, तो ऐसा बेनिफिट आप असाइन नहीं कर सकते, ऐसा बेनिफिट आप असाइन नहीं कर सकते, बिकॉज इन केस ऑफ असाइनमेंट ओनली राइट कैन बी ट्रांसफर्ड एंड नॉट लाइबिलिटी। ये बात समझ आ गई, ये बात समझ आ गई कि असाइनमेंट में खाली राइट ट्रांसफर होता है, लाइबिलिटी ट्रांसफर नहीं होती। ठीक, अब इसके बाद जो बचा हुआ टॉपिक है ना, ये टाइम एंड प्लेस, ये तुम्हारे ना, ये सिर्फ सीए वालों के टॉपिक में है ना, तो सीएस में है ना सीएमए में है। ये टॉपिक ना मैं तुम्हारे लोगों को अलग से करवाऊंगा, इसकी लिंकिंग है सेल ऑफ गुड्स एक्ट के बाद। तो ये टॉपिक मैं तुम्हारे को अलग से ना, इस चैप्टर जब कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पूरा खत्म हो जाएगा तो एक मिसलेनियस वीडियो दूंगा। जब पूरा कोर्स ही खत्म हो जाएगा मान लो, उसके एक मिसलेनियस वीडियो दूंगा, उसमें टॉपिक कवर होगा। तो ये वाला टॉपिक आपको भी छोड़ना है, बाद में करेंगे मिसलेनियस वीडियो के अंदर। ये छोड़ रहे हैं, परफॉर्मेंस ऑफ रेसिप्रोकल प्रॉमिस भी छोड़ रहे हैं अभी, ये भी बाद में होगा। ये सब बाद में होगा, एनालिसिस सेक्शन 55 ये सब बाद में होगा। इफेक्ट ऑफ पार्ट टाइम रिफ्यूजल, ऑल्टरनेटिव प्रपोजेस, एप्रोप्रिएशन ऑफ पेमेंट्स भी बाद में होगा। डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ये मेन टॉपिक है हमारा, उससे पहले वाला सारा टॉपिक बाद में होगा। तो ये हमारा मेन है, इसको हमने करना है, इसको हम अगली क्लास से करेंगे क्योंकि बहुत बड़ा टॉपिक है, इसको यहीं छोड़ देते हैं, क्योंकि स्टार्ट करेंगे तो फिर फायदा नहीं, खत्म नहीं होगा। और मेरे को लगता है मुश्किल से अगली क्लास में खत्म हो जाएगा हमारा ये चैप्टर, या इसके बाद एक और लगेगी, लेकिन 99% मैं मान रहा हूं कि अगली डिस्चार्ज का टॉपिक ये रहा। डिस्चार्ज अगली में खत्म नहीं होता, उससे अगली में हो जाएगा। वैसे ज्यादा बड़ा बचा नहीं है, अगर अगली हम 2-2.5 घंटे की ले लेंगे, 2.5-3 घंटे की, तो एक ही में हो जाएगा। 1.5-1.5 घंटे की 2 लेंगे तो मेरे ख्याल से 2 में होगा। देख लेते हैं। चक्कर क्या है, मैं क्लास में पढ़ाता हूँ तो मैं 2-2 घंटे में खत्म कराता हूँ, 2.5-2.5 घंटे में, लेकिन वीडियो के अंदर मैं चाहता हूँ बच्चे को बोरिंग ना लगे, तो इस चक्कर में मैं ज्यादा कवर भी नहीं करता वीडियो में। चलो अगली वीडियो में डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट से करेंगे, ये रहा, यहां से अगली वीडियो में करेंगे। और बीच वाला टॉपिक है वो तो आपको मिसलेनियस वीडियो अलग से मिलेगी, बीच वाले टॉपिक जो आपको छोड़ना है अभी वो मिसलेनियस वीडियो अलग से मिलेगी। तो डिस्चार्ज ऑफ और वो भी सिर्फ सीए वालों को मिलेगी, सीएससीएमए वालों को तो कोर्स में ही नहीं है वो वाला टॉपिक बीच वाला जो मैंने छुड़वाया।
उनको तो पढ़ना ही सीधा CSCMA वालों को तो यहीं से पढ़ना होता है, CA वालों को पूरा पढ़ना है। तो अगली वीडियो में हम बाकी आगे की बात करेंगे डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट से। आई होप आपको लेक्चर अच्छा लगा होगा। इसी तरीके से वीडियोस को प्यार देते रहे। कीप लविंग, कीप सपोर्टिंग। थैंक्स अ लॉट, बाय बाय।